सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही सभी, तो एक बार कंफर्म करेंगे। हाँ जी, ऑल राइट। तो शुरू किया जाए। आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है, आज हम लोग करने वाले हैं इकोनॉमिक्स का अगला लेक्चर एंड दैट इज़ लेक्चर नंबर 9, जहाँ पे हम लोग करने वाले हैं लेक्चर नंबर 9, जिसमें कि हम लोग बैलेंस ऑफ पेमेंट्स पढ़ने वाले हैं। ओके, जिसको हिंदी में बोलते हैं भुगतान संतुलन। इशू हो रहा होगा बीच में, ठीक है, बफरिंग तो नहीं हो रहा होगा, उसको बफरिंग नहीं बोलते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 9, लेकिन उससे पहले हम लोग क्वेश्चंस लगा लेते हैं, ठीक है, जो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़े थे, जो टॉपिक पढ़ा था उससे, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स देखते हैं। ओके, वॉइस जा रही है। ओके सर, निष्ठा कौन है? सर बेटा तुम्हें क्या ही बताएं अब, ठीक है, 14 तारीख को बता देंगे कौन है, ठीक है। चलो, तो पहला क्वेश्चन है, द किशोर कैटेगरी अंडर द स्कीम कवर्स लोन्स अबव 50,000 एंड अप टू ₹5 लाख। तो ये क्या है? मुद्रा, ठीक है। तो जो मुद्रा है, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, दैट इज़ आपका माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी, ठीक है। जो उसमें मैंने पढ़ा था 4 तरीके के लोन होते हैं, कौन कौन से? शिशु, किशोर, तरुण एंड तरुण प्लस, ठीक है। तो किशोर का तो ये है आपका, द मुद्रा एजेंसी रिसीव्स 100% ऑफ इट्स फंडिंग फ्रॉम द सिडबी। बताइए, इसको अपनी जो 100% फंडिंग है वो सिडबी से मिलती है, यानी कि जो स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? कोई बताएगा कहाँ आप लोकेटेड है इसका हेडक्वार्टर? तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका लखनऊ में। सेबी और सिडबी में कंफ्यूज नहीं करना है आपने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। सेबी अलग है, सिडबी अलग है। सेबी का मुंबई में। वॉइस अभी भी जा रही है क्या? वॉइस अभी भी आ रही है, जा रही है क्या? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 and 2। ऑलराइट, विद रेफरेंस टू एनबीएफसीज, ठीक है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो कंपनीज होते हैं उनके रिस्पेक्ट में स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1, एनबीएफसीज आर रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट ऑफ 1956 एंड आर रेगुलेटेड बाय द आरबीआई। यस, unlike traditional banks, NBFCs are not allowed to accept demand deposits or issue checks। एनबीएफसीज को अलाउड नहीं डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, बिल्कुल सही बात है, और ना ही चेक इशू कर सकते हैं ड्रॉन ऑन देमसेल्व्स, तो दूसरा भी सही है। एनबीएफसीज कंटेन, सॉरी, मस्ट कंटेन सीआरआर एंड एसएलआर। नो, दे आर नॉट द पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम जो आरबीआई का है, ठीक है। ये लोन्स भी अवेल नहीं कर सकते हैं, तो इसीलिए इनको सीआरआर और एसएलआर भी मेंटेन नहीं करना है। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए 1 and 2। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मनी डिमांड एंड लिक्विडिटी। According to Keynes, the speculative motive for holding money is driven by the desire to take advantage of investment opportunities। Yes, हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो, क्या? लिक्विडिटी ट्रैप, ठीक है। लिक्विडिटी ट्रैप इसी सिचुएशन की वजह से तो होती है, क्योंकि लोग, हमने पढ़ा था कि जो पीपल होते हैं वो मनी को क्यों होल्ड करते हैं, उसके 3 रीज़न होता है। एक ट्रांजैक्शन, दूसरा इमरजेंसी या प्रिकॉशनरी मोटिव बोलते हैं, और तीसरा होता है स्पेकुलेटिव मोटिव। स्पेकुलेटिव का मतलब है कि सट्टा, यानी कि ऐसे स्पेकुलेशन लगाई जा रही है कि आगे चल के इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, मनी जो हमारा पैसा है उस पर रिटर्न्स हमारे बढ़ेंगे, इसलिए अभी हम उसको इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम सेविंग पे ध्यान दे रहे हैं। धीरे धीरे लीड्स टू लिक्विडिटी ट्रैप एंड दिस इज कॉल्ड एज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट। पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या होता है कि मतलब सेविंग लीड्स टू रिसेशन, ठीक है, सेविंग से रिसेशन की तरफ हम जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेविंग कर रहे हैं, उसकी वजह से हम और रिसेशन पे जा रहे हैं। तो पहला वाला बिल्कुल ही यहाँ पे सही होगा। इन अ लिक्विडिटी ट्रैप इंटरेस्ट रेट्स आर सो लो
that the demand for money becomes infinitely elastic and people prefer holding cash over investing. बिल्कुल सही है. फोर्थ, M1, M3 और M0 के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट्स. M1 इज रेफर्ड एज नैरो मनी एंड इंक्लूड्स करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट्स. तो M0 विच इज वॉट, विच इज द टोटल अमाउंट ऑफ करेंसी विच इज प्रिंटेड बाय द RBI और द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो M0 दिखाता है. और इसमें क्या आता है, एक तो करेंसी इन यूज, ये आ गया करेंसी इन यूज प्लस डिपॉजिट्स विद RBI. ऑलराइट ना, करेंसी इन यूज के दो कंपोनेंट होते हैं. एक तो वो करेंसी जो पब्लिक के पास पड़ी हुई है, और दूसरी वो जो बैंक के पास पड़ी हुई है एज अ वॉल्ट कैश, जो लोन में नहीं उठा रहा है, वो बस पड़ा हुआ है उसके पास डे टू डे ट्रांजेक्शन के लिए. डिपॉजिट विद RBI, एक तो बैंक के डिपॉजिट विद RBI एंड दूसरे अदर डिपॉजिट विद RBI. एंड जब M1 में उठ के आते हैं हम, तो ये बैंक वाला कंपोनेंट दोनों से हटा देते हैं, यानी करेंसी विद द पब्लिक, अदर डिपॉजिट विद RBI एंड जोड़ देते हैं उसमें डिमांड डिपॉजिट्स को. राइट, तो M1 इज अ नैरो मनी, इंक्लूड्स करेंसी विद द पब्लिक एंड डिमांड डिपॉजिट. ठीक है, अब यहाँ पे तुमको ये लग सकता है कि यहाँ पे तो सर अदर डिपॉजिट विद RBI है ही नहीं, तो यहाँ पे कहीं ओनली कीवर्ड का यूज नहीं किया गया, इसलिए इसको मैं सही मानूंगा. M3 इज नोन एज ब्रॉड मनी या फिर इसको मॉनेटरी एग्रीगेट के नाम से भी जानते हैं. इज कैलकुलेटेड एज M1 प्लस द नेट टाइम डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक्स. यस, याद करो कैसे हमने याद किया था. M1 और M3 ये दोनों 1 and 3 ऐसे याद कर लो. 1 and 3 ऑड हैं, तो ऑड हैं तो यहाँ पर आपको बैंक के डिमांड डिपॉजिट और यहाँ बैंक के टाइम या टर्म डिपॉजिट. M2 एंड M4 इवन है, तो M2 में आपके पोस्ट ऑफिस का सेविंग्स वाला कंपोनेंट एंड M4 में ऑल पोस्ट ऑफिस का जो डिपॉजिट है वो सारा आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे पोस्ट ऑफिस और यहाँ पे बैंक. M0 इज नोन एज बेस मनी और हाई पावर्ड मनी और रिजर्व मनी. बिल्कुल सही है, तो यहाँ पर आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा. ठीक है, अब आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, भुगतान संतुलन में. ये बैलेंस ऑफ पेमेंट होती क्या चीज़ है, तो एक्चुअल में आज के लेक्चर में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड. एक्सटर्नल ट्रेड पढ़ने वाले हैं. अभी तक हम सब सारी चीज़ें अंदर की देख रहे थे, अब बाकी कंट्रीज के साथ जो हम ट्रेड कर रहे हैं वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं, जिसको कि मेनली बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है. काइंड ऑफ बैलेंस शीट है हमारे एक्सटर्नल ट्रेड की, यानी कि जो हम बाकी कंट्रीज के साथ ट्रेड कर रहे हैं उसकी बैलेंस शीट है, जहाँ पे क्रेडिट, डेबिट, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी. जैसे कि अगर आपको याद हो, जो हम बजट वाला कंपोनेंट पढ़े थे, बजट वाला कंपोनेंट जब हम स्टार्ट किए थे, तो वहाँ पे दो तरीके के अकाउंट में हम इसको बाइफर्केट किए थे. एक तो करेंट अकाउंट था ना, रेवेन्यू अकाउंट था, और एक कैपिटल अकाउंट था, रेवेन्यू और कैपिटल. उसी तरीके से यहाँ बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक करेंट अकाउंट होता है और एक कैपिटल अकाउंट होता है. ठीक है, ऐसे बस याद कर लो कि दो अकाउंट हैं, करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट. इनको अलग अलग रखा गया बिकॉज इनमें अलग अलग कंपोनेंट हैं. जैसे कि अगर आपको ये देखना है कि कोई कंट्री किसी बाकी दूसरी कंट्री के साथ कितना ट्रेड कर रही है गुड्स एंड सर्विसेज में यानी वस्तुओं और सेवाओं में कितना व्यापार कर रही है वो कंट्री, तो आपको करंट अकाउंट देखना है, चालू खाता देखना है, जिसमें कि ट्रेड इन गुड्स एंड ट्रेड इन सर्विसेज दिखाया जाता है, वस्तुओं में व्यापार और सेवाओं में व्यापार. खत्म बात. खत्म बात मतलब भाई गुड्स का मतलब क्या है, जो टैंजिबल चीज़ें हैं. तो कभी कभी इस तरीके से पूछ सकता है कि ट्रेड इन टैंजिबल्स एंड इनटैंजिबल्स, वो यहाँ पे आ जाएगा आपका. ठीक है, यानी कि कितना सामान, सामान मतलब जिसको हम छू सकते हैं, टैंजिबल नेचर का है, वो हम दूसरे देश में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और कितना सामान हम इंपोर्ट कर रहे हैं, वो गुड्स हो गया. कितनी सर्विसेज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और कितनी सर्विसेज हम इंपोर्ट कर रहे हैं. सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट कैसे होता है, जैसे जो टेलीकॉलर वाली सर्विसेज हैं वो एक्सपोर्ट करते हैं. जैसे कि काफ़ी सारे US बेस्ड कंपनीज हैं, तो वो क्या करती हैं कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, यहाँ पे अपनी सर्विसेज को बेच देते हैं, या फिर यहाँ से क्या कर देते हैं, इनसोर्स कर लेते हैं उसको, या फिर आउटसोर्स कर देते हैं. आउटसोर्स का मतलब ये है कि वहाँ पे किसी बंदे को अगर हायर करेंगे, लेट सपोज उनको देना पड़ रहा है कितना, लेट सपोज मान लेते हैं कि $1000, $1000 देना पड़ रहा है. अब $1000 का मतलब कितना हो गया इंडियन करेंसी में, 90,000. यहाँ पे टेलीकॉलर आराम से मिल जाएंगे आपको 15,000 में ही. तो क्यों 90,000 वहाँ पे वो लोग दें, क्यों उतना इन्वेस्ट करें, जब उनका काम आसानी से हो जाएगा. तो वो लोग ऐसी सर्विसेज को एक्सपोर्ट कर देते हैं इंडिया से, मतलब काइंड ऑफ वो इम्पोर्ट करते हैं सर्विसेज को, नॉट कि एक्सपोर्ट करते हैं, सॉरी, इम्पोर्ट कर लेते हैं, यानी आउटसोर्स कर रहे हैं वो सर्विसेज को. तो इस तरीके से सर्विसेज का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है. और ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी आती हैं. ट्रांसफ़र पेमेंट किस तरीके की, जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी रेमिटेंसेज हैं, रेमिटेंस क्या होती हैं, तो जो भी लोग, जो भी इंडियन सिटीजन्स बाहर रह रहे हैं, बाहर मतलब किसी और देश में रह रहे हैं, तो वो वहाँ की करेंसी में अर्न करेंगे और वो फिर यहाँ पर भेजेंगे कहाँ पे, इंडिया में. तो वो भी एक हमारा किसका पार्ट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट है. बिकॉज जो कोई बाहर रह रहा है वो वहाँ की जो डोमेस्टिक करेंसी है, लेट सपोज कि US में रह रहा है तो US डॉलर में अर्न कर रहा होगा, अर्जेंटीना में रह रहा है तो अर्जेंटीन का जो पीसो है वहाँ पे उसमें अर्न कर रहा होगा.
दिरहम में अर्न कर रहा होगा अगर वो रह रहा है यूएई में। तो वो जो करेंसी है वो यहाँ पे आती हैं, फिर एक्सचेंज होती हैं, जो लोग वो अपने घर में भेजते हैं उसको हम रेमिटेंस बोलते हैं। एंड इनफैक्ट यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट कि ग्लोबल रेमिटेंस में पूरा जितना रेमिटेंस अगर किसी को कंट्री को मिलता है तो इंडिया उस पर टॉप पे बैठा हुआ है। सेकंड नंबर पे मेक्सिको और इंडिया टॉप पे है, और बहुत सालों से इंडिया फर्स्ट रैंकिंग पे, और बहुत ज़्यादा जो पार्ट है इंडिया का करेंट अकाउंट का वो यहाँ से आता है। ठीक है, करंट अकाउंट की अगर बात करें तो वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, ये इसमें क्या आते हैं, विजिबल्स आते हैं। विजिबल मतलब गुड, जिनको देख सकते हैं, जिनको छू सकते हैं। ठीक है, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ ऑल फिजिकल गुड्स सच एज टी एंड कॉफी, दीज आर टैंजिबल इन नेचर। इनविजिबल आइटम्स यानी कि सर्विसेज, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज सच एज शिपिंग, बैंकिंग, दे आर इनटैंजिबल इन नेचर। एंड ट्रांसफर पेमेंट्स, दीज इंक्लूड यूनिलैटरल ट्रांसफर सच एज रेमिटेंसेज, फॉरेन एड्स एक्सेट्रा। फॉरेन एड का मतलब है, जिस तरीके से अगर आपको याद हो बजट वाले कंपोनेंट में एक रेवेन्यू कंपोनेंट था, रेवेन्यू वाले में जो ग्रांट था, ग्रांट का मतलब है कि सेंट्रल गवर्नमेंट किसी स्टेट को दे रही है मुफ्त का पैसा, कि इसमें तुम्हें ब्याज नहीं भरना, ना ही हमें ये पैसा कभी लौटाना है, वो काइंड ऑफ ग्रांट, उस तरीके का जो ट्रांसफर पेमेंट है या फिर फॉरेन एड है वो यहाँ के करेंट अकाउंट में आएगी। ऑलराइट, देन अगर बात करेंगे तो करेंट अकाउंट आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिनेशन दिया हुआ है, इट इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट बिटवीन अ कंट्री एंड द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी एक कंट्री पूरे वर्ल्ड के साथ कितना इंपोर्ट एक्सपोर्ट इन्वेस्टमेंट ये सब कर रही है, वो उसका रिकॉर्ड, उसका सब, उसका हम बोल सकते हैं पूरा जो रिकॉर्ड है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में आपको देखने को मिलेगा, भुगतान संतुलन में। ठीक है, एंड इसके दो कंपोनेंट है, करंट एंड कैपिटल। करंट अभी हमने पढ़ा, दिस अकाउंट स्कैन्स ऑल द इनकमिंग एंड आउटगोइंग गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन द कंट्रीज, इट इज डिवाइडेड इनटू विजिबल्स, इनविजिबल्स एंड ट्रांसफर पेमेंट्स। ऑलराइट, now coming on towards the capital account, capital transactions like purchase and sale of assets like lands, properties are monitored under this account। भूमि और संपत्ति जैसे परिसंपत्तियों की खरीद और बिक्री जैसे, ये एक्चुअल में इन जनरल डेफिनेशन है कैपिटल की। लेकिन मेन जो कैपिटल अकाउंट में आता है वो पता है क्या होता है, मेनली तो इन्वेस्टमेंट्स होती हैं। अब इन्वेस्टमेंट दो तरीके की हो सकती हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अंतर क्या होता है, अंतर ये होता है, इट इज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन कंट्रीज फिजिकल एसेट। फिजिकल एसेट जैसे, फिजिकल एसेट का मतलब है कि कोई कंपनी आई यहाँ पर, उसने मान लो जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को एक्वायर किया, तो उसके शेयर्स नहीं खरीद लिए सिर्फ उसने कि बस हमने 10% की हिस्सेदारी ले ली, उसने मेजॉरिटी स्टेक होल्डिंग ली यहाँ पर, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर था वो सब खरीद लिया फ्लिपकार्ट का। समझ रहे हैं आप? तो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, जो हाई अगर हम देखें जहाँ पे एक कंपनी एक्वायर करती है किसी दूसरी कंपनी का, दैट इज कॉल्ड एज FDI, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और वहीं पे अगर बात करेंगे फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जिसको कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, वहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट होती हैं, लाइक स्टॉक खरीद लिए किसी कंपनी के, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड, NRI डिपॉजिट, ये सब FPI। क्योंकि ये शॉर्ट नेचर का, शॉर्ट टर्म है और कोई हमने बहुत एसेट में इन्वेस्ट नहीं कर रखा है, तो उसमें होता क्या है, बहुत हाई चांसेस होते हैं कि जब किसी कंट्री की इकोनॉमी थोड़ा सा डगमगाना स्टार्ट होती तो पूरा FPI बाहर निकल जाता है। क्यों? क्योंकि तुरंत इसको निकालना आसान है, तुरंत। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा रखा है, मैंने स्टॉक्स में पैसा लगा रखा है किसी कंपनी के, मैं तुरंत उसको निकाल सकता हूँ, तुरंत निकाल के भाग सकता हूँ। लेकिन मान लो कि मैंने US में कोई तो लैंड परचेज कर रखी है किसी कंपनी का, या फिर कोई तो मैं कंपनी रन कर रहा हूँ वहाँ पर, ऐसे थोड़ी ना भाग सकता हूँ मैं वहाँ से। ठीक है भाई, उसको बेचना इतना आसान नहीं है, उसको FDI में जो इन्वेस्टमेंट है उसको सेल करना इतना आसान नहीं है। तो इसीलिए ये FDI जो होता है ये स्टेबल नेचर का इन्वेस्टमेंट होता है, और गवर्नमेंट्स चाहती हैं कि FDI ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े रादर देन FPI। क्यों? क्योंकि FPI शॉर्ट टर्म, शॉर्ट नेचर का है, कभी भी जा सकता है, दैट इज़ वाई दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज हॉट मनी। वैसे तो आज हम डिफरेंट टाइप्स की मनी पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी ये आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज द हॉट मनी। तो हॉट मनी FPI है। किसी को यहाँ तक कोई डाउट? एनीवन? किसी को यहाँ तक कोई डाउट? एप्स्टीन लिस्ट क्या है, इसके बारे में बता दो। अच्छा, इकोनॉमिक्स छोड़ दें, एप्स्टीन पहले देख लेनी। यूट्यूब मनी क्या रेमिटेंस में काउंट होता है? क्योंकि डॉलर में, बिल्कुल, वो फॉरेन करेंसी, उसको वो कंसिडर करेंगे कि हम सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहे हैं।
ठीक है, थोड़े धीरे पढ़ाओ मालिक। निखिल शर्मा, बेटा तुमको देखना चाहिए कि 95% लोगों को है कि भाई सारी चीज़ें ठीक है, एवरीथिंग डन। आपको दिक्कत हो रही तो आपको फास्ट होने की ज़रूरत है। आराम से भी पढ़ाओ, सब कुछ भी पढ़ा दो, ज़्यादा लोड ना बढ़े। ये सारी चीज़ें एक साथ नहीं हो सकती हैं, ये भी समझने की आवश्यकता है। सब कुछ हो जाए, जल्दी हो जाए, आराम आराम से हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है ना कि मैं आराम आराम से पढ़ा भी दूँ, जल्दी सिलेबस भी ख़त्म हो जाए और सब कुछ भी ख़त्म हो जाए, है ना। तो थोड़ा स्पीड बढ़ाने की आवश्यकता है। तो FDI FPI समझ में आ गया आपको, ठीक है। अब FDI में भी क्या होता है, 2 रूट होते हैं। या तो आप सीधे आ जाओ, सीधे का मतलब बिना कोई गवर्नमेंट अप्रूवल रूट के थ्रू, बिना कोई गवर्नमेंट का अप्रूवल नहीं चाहिए, दैट इज कॉल्ड एज ऑटोमेटिक रूट। और जहाँ पे आपको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़े, दैट इज कॉल्ड एज गवर्नमेंट रूट। तो 74% जितना अगर हम बात करें, ठीक है, 70 ये डिफेंस सेक्टर का स्पेसिफिकली लिखा हुआ है यहाँ पे 2020 में जिसको अनाउंस किया गया था, ऑटोमेटिक रूट के थ्रू हो सकती है। बाकी 100% अगर आपको पूरा करना है, यानी 74% के बियॉन्ड 26%, तो आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना होगा। ये सिर्फ डिफेंस सेक्टर की बात है। बहुत सारे, जैसे कि अभी रिसेंटली जो इंश्योरेंस सेक्टर है, ठीक है, इंश्योरेंस जो सेक्टर है वहाँ पे 100% कर दिया गया है थ्रू ऑटोमेटिक रूट, यानी कि कोई किसी से परमिशन नहीं लेनी है, सीधा सीधा 100% आप इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट अप्रूवल। डन, ठीक है। तो मैं फिर से आपको एक बार समराइज करता हूँ कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें हमारा क्या आ रहा है, एक तो करेंट अकाउंट आ रहा है और दूसरा कैपिटल अकाउंट आ रहा है। करेंट अकाउंट में क्या है, तो मेनली ट्रेड है, गुड्स का, सर्विसेज का, और जिस भी तरीके की ट्रांसफ़र पेमेंट है, जैसे मेनली की रेमिटेंसेस, ये आपकी किस में आती हैं, करेंट अकाउंट में। वहीं कैपिटल अकाउंट की अगर बात करेंगे तो इसमें क्या आएंगी, इन्वेस्टमेंट्स आएंगी। इन्वेस्टमेंट कैसी, जैसे कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फिर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये सब आती हैं। और जो भी तरीके का लोन वगैरह होता है जो गवर्नमेंट लेती देती है, वो भी आपका कैपिटल अकाउंट में ही रखा जाता है, ठीक। अब आते हैं करेंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, चालू खाता घाटा। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट इज व्हेन अ कंट्री इंपोर्ट्स मोर देन इट एक्सपोर्ट्स। जब कोई देश ध्यान यहाँ पे लिखा हुआ चालू खाता घाटा तब होता है जब कोई देश निर्यात की तुलना में आयात अधिक करता है। जब आप इंपोर्ट ज़्यादा करोगे, एक्सपोर्ट कम करोगे, तो इससे होगा क्या, इंपोर्ट ज़्यादा करोगे तो आपको फॉरेन करेंसी देनी पड़ेगी। मान लो यूएस से कर रहे हो तो यूएस का डॉलर देना पड़ेगा उनको, सिंपल सा। यूएई से कर रहे हो तो यूएई उनका दिरहम देना होगा, जिससे भी कर रहे हो तो उनका करेंसी देना होगा। एक्सपोर्ट करोगे तो उनका करेंसी मिलेगा, सिंपल सी बात है। तो करेंट अकाउंट डेफिसिट में क्या हो रहा है कि इंपोर्ट ज़्यादा है, सिंपल सी बात है भाई। डेफिसिट घाटा कब होता है, डेफिसिट घाटा कब होता है, हमने पढ़ा है फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल डेफिसिट का मतलब ये है कि जब हमारे खर्चे ज़्यादा हों इनकम से, यानी कि एक्सपेंडिचर आर मोर दैन द रिसीट्स। वैसे ही यहाँ पे इंपोर्ट्स आर ग्रेटर दैन द एक्सपोर्ट्स, so there is a deficit, includes the balance of trade net, ठीक है, it includes the balance of trade, net income from abroad, foreign aid and net current transfers, ठीक है। तो ये सब इसमें इंक्लूडेड होता है। करेंट अकाउंट डेफिसिट सिंपल, इंपोर्ट ज़्यादा एक्सपोर्ट से, ठीक है। ट्विन डेफिसिट क्या होता है, ट्विन डेफिसिट अकर्स व्हेन अ कंट्री हैज बोथ अ करंट अकाउंट डेफिसिट एंड अ फिजिकल डेफिसिट। दोहरा घाटा तब होता है जब किसी देश में चालू खाता घाटा और राजकोषीय घाटा दोनों एक साथ हो जाए। करंट अकाउंट डेफिसिट भी है और फिजिकल डेफिसिट भी है, दैट इज कॉल्ड एज ट्विन डेफिसिट, ठीक है। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या इंडिया का कितना है, अगर मैं आपसे पूछूं करंट अकाउंट डेफिसिट, ध्यान रखिएगा इंडिया को देखने को मिलता है करंट अकाउंट डेफिसिट। क्यों, क्योंकि हमारे इंपोर्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सपोर्ट। भले हमने इनको काफ़ी अभी कंट्रोल में रखा है, बट फिर भी हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट रहते हैं जनरली। अभी 1.2% ऑफ जीडीपी चल रहा है अगर करंट अकाउंट डेफिसिट की बात करें तो, ठीक है, 1.2% ऑफ जीडीपी। आरबीआई के हिसाब से ये लगभग रहना चाहिए 2% के आसपास, 2 से 2.5% रहना चाहिए। करंट में ये 1.2% ऑफ जीडीपी है करंट अकाउंट डेफिसिट। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट नहीं है, करंट अकाउंट की सिर्फ बात कर रहा है, यानी गुड्स एंड सर्विसेज इन सब की बात कर रहा है, ठीक है। और इसमें मैंने अभी आपको बताया रेमिटेंस में हम फर्स्ट रैंक पे आते हैं। सोचो रेमिटेंस अगर हमारा उतना ना हो तो ये जो हमारा कैड है करंट अकाउंट डेफिसिट, ये कितना बढ़ जाएगा। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कब सरप्लस में कभी रहा है, तो बिल्कुल सरप्लस में ये रहा है 2000 से लेके 2003 का जो टाइम पीरियड था, 2000 से लेके 2003 का, ये वो टाइम था जहाँ पे करंट अकाउंट सरप्लस देखने को मिला। सरप्लस का मतलब ये है कि हमारे एक तरीके से हमारे एक्सपोर्ट ज़्यादा थे इम्पोर्ट से। मेनली ये इसका जो क्रेडिट जाता है वो था सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को, क्योंकि इंडिया
सर्विसेज का एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, ठीक है। इंडिया सर्विसेज को एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा करता है, तो इसीलिए 2000 से 2003 के टाइम पे कुछ ऐसी सिचुएशंस बनी कि एकदम से सर्विसेज का बूम आया था उसी टाइम पे, और हमारे इंपोर्ट्स भी थोड़े से कम हो गए थे, जिसकी वजह से करंट अकाउंट सरप्लस भी देखने को मिला था। कुछ टाइम के लिए कोविड में भी हुआ था कि बिकॉज उस टाइम पे हमारे एक्सपोर्ट नहीं बढ़े थे लेकिन इंपोर्ट काफ़ी कम हो गए थे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा करंट अकाउंट डेफिसिट के बारे में, ठीक है। ट्विन डेफिसिट भी समझ गए। अब आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। देखिए ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इंडिया को 1991 में झेलनी पड़ी थी। इंडिया क्या है वैसे तो अभी मैं पूरा इन डिटेल में नहीं बता रहा हूँ, बिकॉज जब 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ आई थी उसमें। लेकिन अभी के लिए ऐसे समझ लीजिए कि 1991 आते आते या फिर 1990-91 तक आते आते हमारी हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी, किस टर्म्स में, कि हमारे पास इतने भी फॉरेन करेंसी नहीं थे कि हम अपने 2 वीक के, जिसको कि अंग्रेजी में फोर्टनाइट बोलते हैं, ठीक है, 2 हफ्ते यानी लगभग 14-15 दिन का भी हम इंपोर्ट सस्टेन नहीं कर सकते थे, इतना हमारे पास फॉरेन करेंसी हमारे पास नहीं बचा था। ये इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। और जब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई तब हमारे एक तरीके से ज्ञान चक्षु खुले कि भाई हमें इतना ज़्यादा जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी में। कैसे रिस्ट्रिक्शंस लग रखे थे, तो रिस्ट्रिक्शंस ऐसे थे, अगेन इकोनॉमिक पॉलिसी में डिटेल में पढ़ाऊंगा, लाइसेंस राज वगैरह सब कुछ, तो ये ठीक है कि क्या था। लेकिन अभी के लिए ऐसे समझ लो कि रिस्ट्रिक्शंस ऐसे लगे हुए थे कि प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत से रिस्ट्रिक्शंस थे कि वो तुरंत मार्केट में एंटर नहीं कर सकते, लाइसेंस लेना पड़ेगा। हम बहुत ज़्यादा ट्रेड नहीं कर रहे थे, ग्लोबल ट्रेड नहीं कर रहे थे, ग्लोबल वैल्यू जो चेन सिस्टम है उसका उतना ज़्यादा हम हिस्सा नहीं थे, जिसकी वजह से हमारे पास फॉरेन जो करेंसीज थी, फॉरेन करेंसी एसेट्स थे, वो काफ़ी कम होते गए। फॉरेन करेंसी एसेट का मतलब है जो फॉरेन करेंसीज हैं, दूसरे देशों की मुद्राएं हैं। अब हमारे पास दूसरे देशों की मुद्राएं ही नहीं होंगी तो हम दूसरे देशों से सामान खरीदेंगे कैसे, सिंपल सी बात है, ठीक। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस ये हमको देखने को मिली 1991 में, और इसके बाद हम गए किसके पास, आईएमएफ के पास, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के पास, जो कि एक इंस्टीट्यूशन है जो ऐसे समय में हमें लोन देता है, ठीक। तो उसने हमें लोन तो दिया लेकिन विद सर्टेन कंडीशंस, ठीक है, और वो कंडीशंस हमें फॉलो करनी पड़ी, ठीक है। तो उसी के ठीक है, तो ये देख सकते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज करेंसी क्राइसिस। इट अकर्स व्हेन अ नेशन इज अनएबल टू पे फॉर एसेंशियल इंपोर्ट्स और रीपे इट्स फॉरेन डेट्स। यानी जब आप अपने एक्सटर्नल डेट्स या फिर फॉरेन डेट्स, एक्सटर्नल डेट्स का मतलब ये है कि आप अपने लोन नहीं भर पा रहे हैं, जो आपने दूसरे देशों से लोन लिया है वो अपना लोन भी नहीं चुकता कर पा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड एज एक्सटर्नल डेट या फॉरेन डेट। हमारी ऐसी सिचुएशन हुई थी 1991 में। देन उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, और उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, ठीक है। वहाँ पे उस टाइम पे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का काफ़ी बड़ा यहाँ पे रोल जाता है, क्रेडिट जाता है उनको ये रिफॉर्म्स लाने के लिए, एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है। इन दिस रिस्पॉन्स टू दिस द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड ब्रॉड रेंज ऑफ रिफॉर्म्स अंडर एलपीजी मॉडल। ये एलपीजी मॉडल है क्या, तो एलपीजी मॉडल कुछ इस तरीके से है, जहाँ पे एल का मतलब है लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण, पी का मतलब प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और जी का मतलब है ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। अब लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, एबॉलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंस परमिट राज, रिडक्शन इन द इंपोर्ट टैरिफ्स। लिबरलाइज करना, औद्योगिक लाइसेंस परमिट राज का उन्मूलन और आयात शुल्क में कटौती। लाइसेंस राज चलता था कि आपको अगर इंडस्ट्री कोई स्टैब्लिश करनी है तो गवर्नमेंट से पहले लाइसेंस लेके आओ तभी आप कर सकते हो, उसको हटाया गया लाइसेंस राज को। इंपोर्ट टैरिफ्स को रिड्यूस किया गया। आपको पता है कि जब किसी चीज़ को इंपोर्ट किया जाता है, अभी टैरिफ वॉर कितना चल रहा है, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो स्टार्ट किया गया है कि जो भी कंट्रीज से हम माल इंपोर्ट करेंगे उस पर हम हाई टैरिफ्स लगाएंगे, यानी कि बहुत ज़्यादा टैक्स वसूल करेंगे। क्यों ऐसा किया जाता है कंट्रीज़ के द्वारा, सो दैट कि वो जो भी चीज़ हम इंपोर्ट कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल इंडिया से यूएस अगर कुछ इंपोर्ट कर रहा है तो उसका यूएस इकोनॉमी में प्राइस बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा, अगर कोई मान लो 100 रुपये की चीज़ है, यूएस ने उस पर 10% टैरिफ लगा दिया, तो वो जब भी चीज़ बिकेगी तो वो टैक्स के साथ बिकेगी ना भाई। टैक्स जो बेचने वाला है वो टैक्स खुद से तो भरेगा नहीं, पास ऑन करेगा। जैसे आ जाए गवर्नमेंट, ठीक है, 18% जीएसटी मान लो मेरे से लेती है, तो मैं उसको आप पे पास ऑन कर दूंगा कि भाई 18%, वैसे भी मैंने किया तो नहीं है लेकिन फिर भी मैंने आप पे पास ऑन कर दिया कि भाई 18% आपको भरना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल। तो ये 100 जो भी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको, तो एक तरीके का क्या है ये इंपोर्ट टैरिफ लगाने का जो मेन वो होता है कि भाई ताकि हमारी जो चीज़ें वो ज़्यादा बिकें और जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो नहीं, तो इंपोर्ट टैरिफ्स को हटाना पड़ा सो दैट कि ज़्यादा ट्रेड हो सके, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन, द ट्रांसफर ऑफ, प्राइवेटाइजेशन क्या है जिसको हम बोलते हैं निजीकरण, द ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप और मैनेजमेंट ऑफ गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइज टू प्राइवेट एंटिटीज़,
देखिए, इसी को बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट। अगर आपको याद हो, डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा कहाँ जाता है, ये मैंने आपको बजट में पढ़ाया था। डिसइन्वेस्टमेंट कई तरीके के हो सकते हैं। एक तो जहाँ पे माइनॉरिटी स्टेक सेल किया जाए किसी कंपनी का लगभग 50% से कम, और एक होता है स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब होता है जब किसी कंपनी का 51% या उससे ज़्यादा हिस्सेदारी को बेच दिया जाए, उसको बोलते हैं स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट। क्यों? क्योंकि अगर मैं कोई भी कंपनी का मालिक वही होगा जिसके पास 51% शेयर हैं। मान लो किसी के पास नहीं है तो फिर जो लोग, कई लोग होता है, जैसे मान लो कि 5 लोग हैं, ठीक है, कुछ लोगों के पास थोड़ा 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 है, किसी के पास 51 नहीं है, तो फिर अपना यहाँ पे ग्रुपिंग चल जाती है। जैसे वो 3 लोगों के पास मिला के वो 51% हो गया तो उन्हीं लोगों की चलेगी। जैसे एप्पल कंपनी का, जो आपको पता है जिन्होंने बनाई थी, उनका नाम क्या है? क्यों? एप्पल कंपनी के फाउंडर कौन है? स्टीव जॉब्स। तो क्या आपको पता है स्टीव जॉब्स की उनकी ही कंपनी से उनको निकाल दिया गया था? तो कैसे पॉसिबल है? जब मेजॉरिटी जो शेयर होल्डर्स हैं वो डिसीजन में किसी को भी निकाल सकते हैं। अब भले फाउंडर है स्टीव जॉब्स, लेकिन उनके पास इतना नहीं है कि 51% शेयर होल्डिंग नहीं, या फिर उनके साथ जो खड़े हुए हैं उनका भी शेयर होल्डिंग मिला के 51% नहीं है कि उनकी वहाँ पे तूती बोलेगी। ये होता है मेन, ठीक है। बिल्कुल सही है, डिसइन्वेस्टमेंट का पैसा कैपिटल रेसीट में जाता है। डिसइन्वेस्टमेंट यानी विनिवेश का पैसा, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण की बात करें, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज्ड इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल इंटीग्रेशन अमंग कंट्रीज थ्रू ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन। इट लीड्स द फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, कैपिटल एंड लेबर अक्रॉस बॉर्डर्स। वैश्वीकरण का मतलब वही है, ग्लोबलाइजेशन का मतलब यही है कि आप बाकी कंट्रीज़ के साथ ग्लोबल हो रहे हैं, मतलब उनके साथ लिंक कर रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी, ठीक है, कल्चरल इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इससे होगा क्या? जब आप अपनी कंट्री को ओपन करेंगे बाकी लोगों के लिए। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले क्या होता था, पहले एफडीआई एफपीआई भी उतना नहीं आता था, बहुत सारे हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे। फिर धीरे धीरे जब रिस्ट्रिक्शंस हटाए, ये एलपीजी रिफॉर्म्स के तहत ग्लोबलाइजेशन को लेके आए, तब एफडीआई एफपीआई ये सब बढ़ा। और जब ये बढ़ा तो फॉरेन करेंसी एसेट आए। जब फॉरेन करेंसी एसेट आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी हालत ख़राब हुई पड़ी थी, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जिसको हम बोल रहे हैं, वो ठीक होना शुरू हुई। तो एलपीजी के बारे में ध्यान रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे? मेनली तो उसमें मनमोहन सिंह जी को क्रेडिट जाता है ये सब रिफॉर्म्स लाने के लिए, जिसके बाद इंडिया काफ़ी हद तक, और तब तक हमें, उसके बाद आज तक हमें ज़रूरत नहीं पड़ी कि हम आईएमएफ के पास जाके भीख मांगे, जो पाकिस्तान मांगता रहता है आए दिन, ठीक है। खैर, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पे आते हैं अभी। व्हाट आर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स? देखिए, अभी मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि हम आईएमएफ के पास गए लोन लेने के लिए, आईएमएफ के पास लोन लेने गए, ठीक है। अब आईएमएफ में हर करेंसी के कुछ, मैं बोल सकता हूँ, या फिर वो छोड़ दो, तुम ऐसे समझो, फॉरेक्स, ठीक है, फॉरेक्स रिजर्व्स होते हैं किसी कंट्री के, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जिनको हम बोलते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स, ठीक। फॉरेक्स एक्सचेंज नहीं होता, फॉरेन, ये तो देखो सिंपल है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होगा या सिर्फ फॉरेक्स रिजर्व होगा, ठीक है। तो फॉरेक्स रिजर्व्स आर एसेट्स हेल्ड बाय अ नेशन सेंट्रल बैंक और मॉनेटरी अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, टू प्रोवाइड इंपोर्ट कवर एंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एक्सटर्नल शॉक्स। व्हाट आर दीज एक्सटर्नल शॉक्स? रिसेशन आ गया, ठीक है। रिसेशन क्या है? रिसेशन मतलब लगभग 2 फाइनेंशियल ईयर में डाउनटर्न देखने को मिली किसी कंट्री को, तो दैट इज रिसेशन। बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से रिसेशन चल रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन, ठीक, उसको हम डिप्रेशन बोलते हैं जब बहुत टाइम से रिसेशन चल रहा हो। तो फॉरेक्स रिजर्व जो है किसी कंट्री क्या करते हैं, उसको शॉक, वो जो अगर शॉक आ रहा है, शॉक का मतलब ये है कुछ चीज़ों के प्राइस बहुत बढ़ गए, ठीक है, तो उनको हम इंपोर्ट कर पाएँ, लंबे समय तक इंपोर्ट कर पाएँ, या फिर हमारे मान लो कि किसी कंट्री के साथ वॉर हो गया तो उस टाइम पे फिर हमारे एक्सपोर्ट उतना ज़्यादा नहीं होंगे, तो फॉरेन करेंसी हमारे पास नहीं आएगी। तो इस तरीके के जो शॉक्स हैं उनसे प्रिवेंट करते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स। इंपोर्ट कवर प्रोवाइड करते हैं ये। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ 1990 के टाइम पे, तो हमारा इंपोर्ट कवर मात्र 2 हफ्ता या फिर उससे भी कम था, 2 हफ्ते का इंपोर्ट कवर था सिर्फ। और आज अगर हम देखेंगे तो बहुत है, लगभग आप मान के चलो पूरे 1 साल का हमारे पास कवर है, पूरा ऑलमोस्ट 1 साल का कवर है हमारे पास इंपोर्ट कवर। द 4 मेन कंपोनेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आर, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बनता किससे है? ये बनता है एफसीए से, गोल्ड रिजर्व से, एसडीआर से और आरटीपी से इन दी आईएमएफ। क्या होता है एफसीए? क्या होता है? फॉरेन करेंसी एसेट। हम जब किसी कंट्री को भी सामान बेचते हैं तो जो हमें मुद्रा मिलती है, करेंसी मिलती है, वही सब फॉरेन करेंसी एसेट में आता है। मतलब जितने भी देशों के साथ ट्रेड कर रहे हैं, तो जब उनको कुछ बेचते हैं तो वो लोग अपनी करेंसी में हमको पे करेंगे, तो उन सबको इकट्ठा करके बोल सकते हैं कि वो है एक किसी भी कंट्री का एफसीए। खत्म बात। गोल्ड रिजर्व्स
किसी कंट्री के पास सोना कितना है। अब इसको क्यों रखते हैं? क्योंकि गोल्ड की यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि आप गोल्ड कहीं पे भी लेके जाओ हर जगह एक्सेप्ट होगा, किसी भी कंट्री में हर जगह एक्सेप्ट होगा गोल्ड। तो गोल्ड की यूनिवर्सल एक्सेप्टेबिलिटी की वजह से इसको भी रखते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि हमने अभी बहुत सारा गोल्ड यूके में रख रखा था फॉर द सिक्योरिटी पर्पसेस, लेकिन आपको पता है रिसेंटली हम बहुत सारा वो जो गोल्ड है वो अपनी कंट्री में लेके आए कि क्यों वहाँ पे हम रखें, यहाँ पे क्यों ना रखें। पहले एक्चुअली हमने वहाँ सिक्योरिटी पर्पस से रख रखा था और वहाँ पर हमें इंटरेस्ट रेट अच्छे मिलते थे इसलिए। लेकिन फिर हमें बात ये समझ में आई कि जिस तरीके के रशिया का अभी वॉर हुआ यूक्रेन के साथ, तो उनके जो गोल्ड बाकी कंट्रीज़ में पड़ा हुआ था यूके जैसी कंट्रीज़ में, उसको फ्रीज़ कर दिया गया। तो हमारे साथ भी कभी ऐसा ना हो, ठीक है। तो इसलिए हमने अपना मेजॉरिटी जो गोल्ड है वो हम भारत वापस लिया है। खैर, SDRs आते हैं, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, जिसको पेपर गोल्ड भी बोलते हैं। क्या होता है ये? तो SDR की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 5 करेंसीज का ये बास्केट होता है। यूरो, डॉलर, US का डॉलर ऑब्वियसली, ठीक है, येन जो जापान का है, युआन जो चाइना का है, और पाउंड जो ब्रिटेन का है। इन 5 करेंसीज का जो वेटेड एवरेज है, ठीक है, इन 5 करेंसीज का जो वेटेड एवरेज है, जिनकी औकात है, उसके हिसाब से आप ये समझ लो कि ये बनता है SDR। ये कोई एक्चुअल करेंसी नहीं है कि कहीं करेंसी चलती हो, लेकिन इस, ठीक है, करेंसी की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन करेंसी नहीं खुद में, ध्यान रखिएगा SDR, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। SDR मान लो किसी कंट्री के पास इतने हैं, उतने जितने भी हैं, तो कोई करेंसी नहीं अपने आप में, लेकिन उसमें ट्रेड किया जा सकता है बाकी कंट्रीज़ के बीच में। RTP इन द IMF, रिजर्व रैंक पोजीशन, नाम से ही समझ में आ रहा है पोजीशन दिखा रहा है ये IMF में आपकी पोजीशन। कैसे? आपके पास कितना, आपका कितना पैसा IMF के पास पड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं RTP। ये इसका मतलब क्या है? IMF के पास पड़ा हुआ है, जैसे कि हर एक बैंक को CRR मेंटेन करना होता है, वो पैसा होता है हर बैंक का जो RBI के पास पड़ा हुआ है यही चीज़, ठीक है। उसी तरीके से हर कंट्री का जो पैसा है वो IMF के पास जो पड़ा हुआ है वो है RTP। ये हम क्यों रखते हैं? एक्चुअल में ये वो पैसा है जो आप IMF से ले सकते हैं बिना किसी भी कंडीशन के, बिना किसी शर्त के। तो जो भी कंट्रीज IMF का पार्ट होती हैं उनको ये पैसा मेंटेन करके रखना होता है, वो कोटा में, इसको हम बोलते हैं कोटा, ठीक है। आपको पैसा मेंटेन करके रखना होता है, ये वो पैसा होता है कि जो आप कभी भी निकाल सकते हैं, और इसी के बेसिस पे आपकी तूती बोलती है IMF में। मतलब जिसका जितना ज़्यादा कोटा उसका उतना ही वोटिंग पावर ज़्यादा। जैसे टॉप पे अभी US बैठा हुआ है, सेकंड नंबर पे जापान आता है, तीसरे नंबर पे चाइना आता है, और इंडिया की अगर बात करेंगे तो इंडिया आता है 8th नंबर पे। इंडिया आता है 8th नंबर पे, ध्यान रखिएगा, ठीक। डन यहाँ तक? किसी को कोई डाउट तो नहीं है कि क्या होता है फॉरेक्स रिजर्व्स में, क्या 4 कंपोनेंट हैं? FCA, बाकी कंट्रीज़ के साथ जब हम ट्रेड करते हैं तो जो उनका करेंसी हम इकट्ठा करते हैं FCA। गोल्ड तो गोल्ड सिंपल, SDR पेपर गोल्ड बोलते हैं, लेकिन अपने आप में कोई करेंसी नहीं है। इन 5 करेंसीज़ का वेटेड एवरेज है ये। RTP क्या है? कितना पैसा IMF के पास हमारा पड़ा हुआ है, या फिर हमारे गवर्नमेंट के बिहाफ पे RBI ने डाल रखा है, जिससे कि हमारी वोटिंग पावर डिसाइड होती है। वो पैसा होता है जो हम किसी भी कंडीशन, बिना कंडीशन के निकाल सकते हैं। डन। ना लेट्स सी कि IMF और वर्ल्ड बैंक ये बने कब थे और बने कैसे थे ये, ठीक है। IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे? अच्छे, IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे? मतलब कुछ ऐसे सवाल पूछा करो कि अच्छे लगे। वैसे तो अभी ख़त्म हुआ नहीं है, पढ़ लेंगे अभी IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे, वही पढ़ रहे हैं बस, ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें तुम गूगल पे भी सर्च कर सकते हो मेरे हिसाब से। वैसे तो देख रहे हैं, क्यों? ये टेस्ट कर रहे हो, देखें पता है कि नहीं। बताओ IMF का हेडक्वार्टर कहाँ पे? क्यों? IMF एंड वर्ल्ड बैंक हेडक्वार्टर इनका पड़ता है वॉशिंगटन DC में। ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन हैं ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से बने थे 1944, 1944 में, ठीक है। 1944 में 44, देख रहे हैं, 44 नेशंस साथ में मिले थे, ठीक है। और यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशंस बने, IMF एंड वर्ल्ड बैंक। एक्चुअली वर्ल्ड बैंक के तौर पे नहीं बना था, ये बना था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, IBRD, जो वर्ल्ड बैंक का ही पार्ट है, ठीक है। तो आपसे अगर पूछे IBRD क्या है, तो कुछ नहीं, वर्ल्ड बैंक ही है, ऐसे समझ लो, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे? ब्रिटेन वुड्स जो जगह पड़ती है वॉशिंगटन DC में, वहीं पर इनका हेडक्वार्टर है। IMF और वर्ल्ड बैंक का दोनों एक साथ बने थे, इसीलिए इनको ट्विन ऑर्गेनाइजेशंस भी बोलते हैं, ठीक। IMF के टॉप बरोवर्स यहाँ पे देख सकते हैं, अर्जेंटीना टॉप बरोवर, देन इजिप्ट, देन यूक्रेन, और पाकिस्तान भी अपना पीछे गया किसी से, ठीक है। IMF ने पाकिस्तान ने भी U टर्न ले लिया, बोल रहा था कि इंडिया के साथ नहीं खेलेंगे, और ये वो बोलता नहीं वो तो मैं खेल रहा था, वो तो मैं मजाक कर रहा था,
ठीक है, वो तो मैं नाटक कर रहा था। अब आते हैं नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो, फिर आएंगे जो कन्वर्टेबिलिटी होती है, क्या होता है डिप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, डिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन, हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, हॉट करेंसी, हीटेड करेंसी, चीप करेंसी, डियर करेंसी, ये करेंसी, वो करेंसी, सब करेंसी देखेंगे आज। ठीक, तो नॉस्ट्रो एंड वॉस्ट्रो देखते हैं अभी। ओके, ऑलराइट। व्हाट इज नॉस्ट्रो? नॉस्ट्रो का मतलब ऐसा नहीं लग रहा है थोड़ा सा नॉस्ट्रो वॉस्ट्रो ऐसा टाइप जो स्पेन में लैंग्वेज बोली जाती है ना? तो नॉस्ट्रो अकाउंट जो है रेफर्स टू अ बैंक अकाउंट दैट अ डोमेस्टिक बैंक होल्ड्स इन फॉरेन बैंक इन फॉरेन करेंसी। मतलब ये है कि एक डोमेस्टिक बैंक, मान लो एसबीआई है, होल्ड्स इन अ फॉरेन बैंक, लेट्स सपोज दिस इज रशियन बैंक, तो उन्हीं की करेंसी जो है, यानी कि जो रशिया की करेंसी है, उसमें वहाँ पे जो हमने खाता खोल रखा है हमारी डोमेस्टिक बैंक ने, दैट इज कॉल्ड एज नॉस्ट्रो। सिंपल, हमारी बैंक ने दूसरे देश की किसी बैंक में उन्हीं की करेंसी में एक अकाउंट खुलवा रखा है, उसको नॉस्ट्रो बोलते हैं। वॉस्ट्रो होता है कि योर अकाउंट इन आर बैंक, यानी कि मान लो कोई रशियन बैंक है, उसने इंडिया की बैंक में, मान लो एसबीआई में अपना खाता खुलवा रखा है इंडियन रुपी में, दैट इज सिंपल वॉस्ट्रो, खत्म बात, सिंपल। ठीक, इनको यूज़ किया जाता है सो दैट कि करेंसीज, मतलब जो फॉरेन ट्रांजेक्शन है उनको स्मूथली किया जा सके। मान लो कोई कंपनी है, ठीक है, कोई कंपनी है तो उसने यहाँ पर अकाउंट खुलवा रखा है, उससे क्या होगा, उसके लिए आसान होगा। जो मान लो रशियन कंपनी इंडिया के साथ ट्रेड करती है तो उसके लिए बहुत आसान होगा सारे ट्रांजैक्शन करवाना या फिर कन्वर्ट करवाना रुपी को, ठीक है, अपनी करेंसी से रुपी में, रुपी से अपनी करेंसी में, वो सारी चीज़ें बड़ी आसानी से हो जाती हैं नॉस्ट्रो और वॉस्ट्रो के थ्रू। ठीक है, सिंपल है। अब आते हैं सर्टेन टर्म्स टू अंडरस्टैंड, व्हाट आर डेप्रीसिएशन, एप्रीसिएशन, डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन, इसको समझते हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? इट इज़ अ काइंड ऑफ सिचुएशन जहाँ पे डोमेस्टिक करेंसी जब मैं बोलूँगा तो ऐसे तुम समझो, इंडिया का एग्जांपल लो, तो इंडिया का एग्जांपल में डोमेस्टिक करेंसी हो गया रुपी, उसकी वैल्यू में डिक्रीज हो जाए ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, सप्लाई एंड डिमांड इन द फॉरेक्स मार्केट, एक्सपोर्टर विल बेनिफिट इन द केस ऑफ डेप्रिसिएशन। इसको भी होल्ड पे रखो, पहले इसको समझो डेप्रिसिएशन है क्या। जैसे मान लो $1 आज से 1 साल पहले $1 में 80 रुपये होते थे, ठीक, आज $1 में 90 रुपीज़ हो गए। ठीक है, वैसे तो 90 से थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे बस हम मान लेते हैं 90 रुपीज़ हो गए। इसको बोलेंगे कि हमारी जो करेंसी है, हमारी मतलब इंडियन करेंसी, मतलब हमारी डोमेस्टिक करेंसी, वो डेप्रीसिएट हो गई। सर डेप्रीसिएट का तो बढ़ गई है, देखो तो बढ़ गई है। अरे बढ़ तो दिख रहा है, वो नंबर में तो बढ़ गई है, लेकिन उसकी वैल्यू घट गई है। कैसे वैल्यू घट गई है? $1 में पहले 80 रुपये आ जाते थे, अब $1 में 90 रुपये आ जाते हैं। मतलब इसका क्या है कि ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तुम अभी ऐसे समझो, तुम उसके लिए, ठीक है। अब जिस तरीके का माहौल चल रहा है उसी तरीके का तो एग्जांपल देना पड़ेगा, ठीक है। तो समझो कि मान लो कि तुम किसी के लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल हो, तो उस केस में क्या होगा, तुम्हारी वैल्यू घटेगी। लेकिन अगर तुम कम अवेलेबल हो तो तुम्हारी वैल्यू बढ़ेगी। सिंपल, जैसे कि अभी मान लो कि इतना डॉलर पड़ा हुआ है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में, और इतनी इंडियन करेंसी है, ये डॉलर है और ये करेंसी है इंडियन करेंसी, ठीक। अब क्या हुआ, अब इतू सा डॉलर है और इतना रुपए है, या मतलब सिंपल सी बात है, या तो मैंने डॉलर घटा दिया, मैंने डॉलर को क्या किया, मैंने डॉलर को घटा दिया। मैंने कितना कर दिया डॉलर को, ध्यान से देखो यहाँ पे, इतना कर दिया। अब क्या है, डॉलर रुपए के मुकाबले कम है, डॉलर रुपए के मुकाबले कम है, यानी कम डॉलर है, यानी हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा है और जो डोमेस्टिक करेंसी, लेकिन जो फॉरेन करेंसी वो बहुत कम है, डॉलर, तो ये बहुत कम अवेलेबल है। यानी कि देयर इज टू मच रुपी या डोमेस्टिक करेंसी चेजिंग टू फ्यू व्हाट फॉरेन जो करेंसी है, इसकी मांग बढ़ जाएगी, इसकी इज्जत बढ़ेगी, इसकी घटेगी, डिप्रिसिएट हो गया। या फिर डॉलर को वहीं रख दें, रुपी को बहुत बढ़ा दें हम, तो भी वही सेम चीज़ होगा, या दोनों सेम टाइम पे कर दें। तो सिंपल सी बात आपको समझ में आ रही होगी, डेप्रिसिएशन तब होता है जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घट जाती है। और वैल्यू घटना, वैल्यू कम होना मतलब उसका बहुत ज़्यादा अवेलेबल होना। तुम उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहोगे हर तुरंत, तो तुम्हारी वैल्यू घट जाएगी, थोड़ा सा कम अवेलेबल रहा करो, ठीक है। उसी तरीके से एप्रिसिएशन है, अधिमूल्यन, वो था आपका मूल्य ह्रास। अब सर डेप्रिसिएशन, मुझे पता है कि आप सर डेप्रिसिएशन तो वही था कि भाई जो हमारी चीज़ें थी उनकी जो कीमत है वो घट रही थी, ठीक है, तो उसको डेप्रिसिएशन, जैसे लैपटॉप की कीमत घट रही थी, कैपिटल गुड की कीमत जो भी होते हैं उनकी घटती है, उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। बिल्कुल वो अलग है, ये डेप्रिसिएशन अलग है। वो डेप्रिसिएशन डोमेस्टिक मार्केट के लिए होता है कि हमारी जो कैपिटल गुड हैं
ऐसे गुड जिनका यूज़ करके हम अपने फाइनल गुड का इस्तेमाल प्रोडक्शन कर रहे हैं उनको हम कैपिटल गुड बोलते हैं। जैसे कि मेरे लिए लैपटॉप हो गया, किसी टी शर्ट कंपनी वाले के लिए उसकी टी शर्ट की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जितने भी मशीन्स लगे हुए वो हो गए, तो उनकी वैल्यू जो धीरे धीरे घटती है, फिर उनमें जो वियर एंड टीयर होता है तो उसकी उस वियर एंड टीयर की वजह से जो उनकी वैल्यू घटती है दैट इज डेप्रिसिएशन। ये डेप्रिसिएशन है एक्सटर्नल मार्केट का डेप्रिसिएशन, जहाँ पे हमारी करेंसी की वैल्यू एक्चुअल में घट रही है, तो वो डेप्रिसिएशन और ये डेप्रिसिएशन अलग हैं। एप्रिसिएशन एन इंक्रीज इन दी वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, सिंपल डेप्रिसिएशन कॉल्ड एप्रिसिएशन, यानी कि हमारी करेंसी थोड़ी सी कम अवेलेबल है ड्यू टू मार्केट फोर्सेस। लाइक फॉर एग्जांपल अगर पहले $1 में अभी मान लो 90 रुपीज़ है, घट के $1 में अगर 80 रुपीज़ हो जाए तो क्या हो जाएगा, हमारी करेंसी अब उतनी अवेलेबल नहीं है डॉलर के लिए, तो उसकी वैल्यू बढ़ गई, यानी वो एप्रिसिएशन हो गई। ठीक ना, बोथ डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन अकर्स इन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। किसमें? फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट में होता है ये सब। और ये एक होता है फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। व्हाट इज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट? तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट होता है जहां पे अपने आप करेंसी ऊपर नीचे नहीं जा रही है, बल्कि उसको किसी कंट्री की गवर्नमेंट के द्वारा क्या किया जा रहा है, फिक्स किया जा रहा है। दैट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट। ओके, जिसमें आता है डीवैल्यूएशन एंड रीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का मतलब अभी डेप्रिसिएशन की तरह है डीवैल्यूएशन, बस अंतर यह है कि यहाँ पे अपने आप से नहीं हो रहा है, मार्केट फोर्सेस की वजह से नहीं हो रहा, मार्केट मैकेनिज्म की वजह से नहीं हो रहा है, बल्कि किसकी वजह से हो रहा है, बल्कि ये हो रहा है गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट खुद कर रही है। कैसे कर सकती है गवर्नमेंट? मान लो ये डॉलर है, ये रुपी है, अब मुझे डिवैल्यूएट करना है, गवर्नमेंट को डिवैल्यूएट करना है, क्या कर दूंगा मैं? सिंपल, या तो डॉलर को मैं मार्केट से खरीद लूंगा, कम कर दूंगा, ठीक है, ठीक है, या मैं रुपये को ज़्यादा डाल दूंगा, इस तरीके के मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी लाऊं ताकि रुपया ज़्यादा आ जाए इकोनॉमी में। सिंपल हो गया डिवैल्यूएशन। डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी विल बी मोर बेनिफिशियल इफ प्राइसेस ऑफ एक्सपोर्ट राइज प्रोपोर्शनेटली। देखिए, तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट था, पहले मैं रिवैल्यूएशन भी समझा दूँ। रिवैल्यूएशन वही है, एप्रिसिएशन है, लेकिन अगर गवर्नमेंट के द्वारा जबरदस्ती किया गया दैट इज रिवैल्यूएशन। कैसे कह सकता है? सिंपल, डॉलर है, ये रुपी है, हमें अपनी उसकी वो करानी, तो ये रुपी कम कर लो या डॉलर ज़्यादा डाल दो, कुछ भी कर दो, रिवैल्यूएशन। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट था, एक्सपोर्टर्स विल बेनिफिट इन केस ऑफ डेप्रिसिएशन। हाउ? देखो, अभी $1 में 80 रुपये आता था, अभी $1 में 90 रुपये आ जाता है, यही तो मतलब है डेप्रिसिएशन का। सिंपल, तो अगर मान लो मैं पहले यूट्यूब से $100 कमाता था, तो मुझे जो मिलती थी अपने बैंक अकाउंट में वो मिलता था 8,000 रुपये। ठीक, अब कमाता अभी भी मैं $100 हूँ, लेकिन अब मुझे मिलता 9,000 रुपये। क्यों? क्योंकि $1 में 90 रुपये हो चुका है, डेप्रिसिएशन हो चुका है, तो मैं बीइंग एन एक्सपोर्टर ऑफ द सर्विसेज, फायदा हो रहा है मुझे। तो डेप्रिसिएशन के केस में या डिवैल्यूएशन के केस में एक्सपोर्टर को बेनिफिट होता है, इंपोर्टर को नहीं, और इसके उल्टे केस में एप्रिसिएशन में इंपोर्टर को बेनिफिट होता है और एक्सपोर्टर को नहीं। ठीक, तो यहाँ पे एक और टर्म का यूज किया जाता है, दैट इज कि व्हाट, एक्सपोर्ट्स विल बिकम कॉम्पिटिटिव। एक्सपोर्ट्स विल बिकम कॉम्पिटिटिव। ठीक है, तो एक्सपोर्ट्स विल बिकम कॉम्पिटिटिव जब भी कहीं पर लिखा दिख जाए तो कॉम्पिटिटिव का मतलब ये है कि एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगे, सिंपल मतलब यही है इसका। ठीक है, ऑलराइट, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया, ये आप बताइए। क्यों? फिर हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज। पेग्ड करेंसी रेट, जी हाँ मानसी जी, अभी आते हैं पेगिंग पे भी आते हैं, पेग पे भी पढ़ाएंगे। ठीक, बिल्कुल, फिक्स्ड वाले को पेग्ड भी बोलते हैं, बताएंगे। ठीक है, US डॉलर से क्यों कंपेयर करते हैं? ठीक है अनुज, अभी बताते हैं। ठीक है, आया सर समझ में, ओके, क्लियर है, क्लियर है। डिप्रिसिएशन नहीं आया, काजल ठाकुर, कहाँ था ध्यान आपका? क्यों, कहाँ था आपका ध्यान? $1 बराबर 80 रुपये मैंने आपको बताया, $1 बराबर 90 रुपये हो गया, करेंसी डिप्रिशिएट कर गई। क्यों? क्योंकि अभी $1 में पहले 80 रुपये आते थे, अब 90 रुपये, यानी कि हमारी करेंसी बहुत ज़्यादा है, यानी हमारी करेंसी की वैल्यू इस करेंसी के सामने कम हो गई है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिल जाता है।
लेकिन अगर मैं $1 लेके जाऊँ मुझे 90 रुपये, कल को मैं $1 लेके जाऊँ मुझे 200 रुपये मिल जाए, तो मतलब अपनी करेंसी की वैल्यू घट रही है, सिंपल डिप्रिसिएशन। ठीक है, ओके ओके। डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज पे आते हैं, एंड दीज आर हार्ड करेंसी, सॉफ्ट करेंसी, हॉट करेंसी, हीटेड, चीप एंड डियर। नाउ व्हाट इज हार्ड करेंसी? ये वो करेंसी होती है जिसमें आप ये समझ लो कि हैज़ हाईएस्ट लेवल ऑफ या फिर हैज़ हाई लेवल ऑफ लिक्विडिटी। इसका मतलब क्या है? इसका लिक्विडिटी क्या था, क्यों? लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि किसी चीज़ को कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, पैसे में। मैं गोल्ड लेके जाऊं, मैं चेक लेके जाऊं, मैं गवर्नमेंट बॉन्ड लेके जाऊं, कौन कितनी जल्दी वो करेंसी में कन्वर्ट हो जाएगी, कितनी जल्दी मुझे पैसा मिल जाएगा, दैट इज लिक्विडिटी। अब किसकी ज़्यादा लिक्विडिटी होगी? जिसकी ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होगी। इंटरनेशनली उस करेंसी की सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी होगी, क्योंकि उस पर ज़्यादा फेथ है लोगों को, उस पर ज़्यादा ट्रांजैक्शन करते हैं लोग उस कंट्री से, तो उनको पता है कि वो तुरंत, अगर आप यूएस का डॉलर लेके जाइए तुरंत कहीं पे भी एक्सेप्टेबिलिटी हो जाएगी। तो एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं यूएस का डॉलर, सिंपल। सॉफ्ट करेंसी क्या है भाई? हार्ड का उल्टा सॉफ्ट, विच इज़ ईजिली अवेलेबल। ये ईजिली अवेलेबल नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि भाई इसकी बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी है, बहुत ज़्यादा डिमांड भी होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी तो बहुत ज़्यादा डिमांड भी होगी, और जिसकी डिमांड होती है वो उतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं होता है। अब तुम सोचो, ठीक है, अब तुम्हें अगर मान लो कि किसी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर, मान लो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से अगर मुझे तुम्हें बात करनी है, तो तुमको क्या लगता है तुरंत बात हो जाएगी? नहीं, क्यों? क्योंकि उनकी अगर हम बात करें तो अवेलेबिलिटी कम है, इसलिए, सिंपल। तो सॉफ्ट करेंसी क्या है? जो इजीली अवेलेबल है कहीं पे भी, जैसे इंडियन करेंसी, कोई दिक्कत नहीं है, ऑपोजिट है हार्ड करेंसी का। हॉट करेंसी क्या है? हॉट करेंसी वो करेंसी होती है जो इस टाइम पे क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है किसी इकोनॉमी से, यानी वो हार्ड करेंसी, ठीक है, करेंसी या हार्ड करेंसी के लिए इसको यूज़ किया जाता है। हार्ड करेंसी दैट इज एग्जिटिंग द इकोनॉमी इन अ रैपिड पेस, एग्जिटिंग द इकोनॉमी इन अ रैपिड पेस, बहुत तेजी के साथ भाग रही है वो, भाग रही है मतलब जैसे यूएस डॉलर। एग्जाम्पल इसका सबसे बढ़िया है यूएस का डॉलर ही, क्योंकि आजकल आप देखो तो क्या चल रहा है, डी डॉलराइजेशन चल रहा है, जहाँ पे ज़्यादातर जो एशियन कंट्रीज़ हैं वो क्या, या फिर बहुत सारी कंट्रीज़ यूएस डॉलर पे अपनी डिपेंडेंसी को ख़त्म कर रही हैं धीरे धीरे, या कम कर रही हैं धीरे धीरे, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि डॉलर का क्या हो रहा है, डॉलर एक तरीके हॉट करेंसी है, क्योंकि वो इकोनॉमी को रैपिड पेस में एग्जिट कर रही है, दैट ड्यू टू द डी डॉलराइजेशन। हीटेड करेंसी क्या होती है, क्यों? हीटेड करेंसी वो होती है और डोमेस्टिक करेंसी विच इज अंडर हाई डेप्रिसिएशन। ठीक है, बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन हो रहा है उसमें, उसकी वैल्यू बहुत जल्दी क्या हो रही है, डिप्रिशिएट हो रही है। ठीक है, एज कंपेयर टू अ फॉरेन करेंसी, हार्ड करेंसी। ठीक है, सिंपल। अब मान लो ये जो डी डॉलराइजेशन हो रहा है, ध्यान समझना, तो डॉलर जा रहा है, डॉलर भाग रहा है, तो हमारी करेंसी क्या होगी, डेप्रिशिएट नहीं होगी। अभी मैंने क्या बताया डेप्रिशिएशन का मतलब, या तो हमारा पैसा बहुत ज़्यादा, डॉलर क्या है मतलब डेप्रिसिएशन का, कि डॉलर के मुकाबले, ये एग्जाम्पल बस दे रहा हूँ, डॉलर सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप किसी भी कंट्री की वो करेंसी ले सकते हो, तो यहाँ पे मैं डॉलर ले रहा हूँ, तो डॉलर के मुकाबले हमारे करेंसी, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू घट रही है। वो कैसे हो सकती है, जब डॉलर कम अवेलेबल हो और रुपया बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। तो अगर डी डॉलराइजेशन हो रहा है, हॉट करेंसी है वो बाहर जा रही है, तो इससे क्या होगा, हमारी करेंसी पे प्रेशर नहीं बढ़ेगा, तुमको नहीं लगता डिप्रिसिएशन होगा? तो वही है बस, हीटेड करेंसी। चीप करेंसी क्या है? चीप करेंसी की अगर बात करेंगे तो जब कोई भी गवर्नमेंट क्या करती है, ठीक है, इट स्टार्ट्स रीपर्चेजिंग इट्स मनी, सॉरी इट्स मनी लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, बॉन्ड्स वगैरह इशू करती है, ठीक है। अब बॉन्ड की एक मेच्योरिटी होती है, ठीक है, बॉन्ड की एक मेच्योरिटी होती है। अब उससे पहले ही उसको परचेज करने लग जाए तो गवर्नमेंट स्टार्ट रीपर्चेजिंग इट्स बॉन्ड्स बिफोर मेच्योरिटी। तो इससे क्या होगा, बॉन्ड अगर परचेज करेगी तो क्या होगा,
उसको डालना पड़ेगा इकोनॉमी में पैसा। भाई गवर्नमेंट सिक्योरिटी का सेलिंग और बाइंग रिकॉल करो ना स्टेरिलाइजेशन को। ओपन मार्केट ऑपरेशन दो तरीके का होता है, एक आउटराइट परचेज और दूसरा रेपो। तो आउटराइट परचेज में क्या बताया था, गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेलिंग करोगे तो पैसा आप लोगे, और अगर बाई करोगे तो दोगे। तो रीपर्चेज करा बॉन्ड तो मतलब देगा, देगा मतलब क्या, करेंसी को फेंकेगा इकोनॉमी में, और फेंकेगा तो इससे क्या होगा, डिप्रिसिएशन होगा। ठीक है। डियर करेंसी क्या है, इसका उल्टा, इसका ऑपोजिट, यानी कि जब गवर्नमेंट सेल करना शुरू कर दे बॉन्ड्स को, दैट इज डियर करेंसी। तो ये होते हैं। अब हम आते हैं एक्सचेंज रेट इन इंडिया पे। ये इंडिया ने किस तरीके का एक्सचेंज रेट रख रखा है। तो सबसे पहले तो अगर बात करेंगे तो स्टार्टिंग से, मतलब आप ये मान लो कि फ्रॉम 1928 से 1948 तक लगभग मेनली, तो हमने जो पाउंड स्टर्लिंग है, जो ब्रिटिश पाउंड स्टर्लिंग है, उसमें अपनी करेंसी को लिंक कर रखा था, फिर पेग कर रखा था। ठीक है, पाउंड स्टर्लिंग में मेनली तो बात करेंगे। ठीक है। फिर जब आईएमएफ इस्टेब्लिश हुआ आपको पता है 1944 में। ठीक। तो उस टाइम क्या हुआ था कि हमने और बहुत सारी कंट्रीज ने अपनी करेंसी को पेग कर लिया था यूएस डॉलर के कंपैरिजन में। पेग का मतलब क्या होता है, पेग का मतलब होता है, जैसे पेगिंग का मतलब जैसे नहीं, कील लेके किसी चीज़ को कहीं पे ठोक देना ताकि वो वहीं पे लटकी रहे, वहीं पे अटकी रहे, वहीं पे लगी रहे, वहाँ से हटे हटना। तो जैसे हमने पेग कर दिया कि $1 में 20 रुपया। तो उस टाइम पे इतना ही था। ठीक है, इसी के आसपास होता था। मान लो 20 रुपया। अब मान लो कि ये ऊपर जा रहा है, क्या हो गया, 22 रुपया हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डिप्रिशिएट हुआ। मैं क्या करूँगा, डॉलर फेंक के मारूंगा मार्केट में, या रुपए को थोड़ा सा कम कर दूंगा। या मान लो कि 18 रुपये हो गया, तो मैं क्या करूँगा, या तो इसको फेंक के मारूंगा, या ठीक है, या इसको और कम कर दूंगा। समझ रहे हैं आप किस तरीके से होना। ये क्यों किया जा रहा है, क्योंकि यूएस डॉलर जो था वो पेग्ड था गोल्ड के हिसाब से, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। कि भाई अगर तुम मान लो, लेट सपोज कि अगर तुम $25 दोगे तो हम तुम्हें 1 आउंस ऑफ गोल्ड दे देंगे। तो इसलिए वो पेगिंग का सिस्टम आईएमएफ का जब बना था, तो यूएस डॉलर के हिसाब से काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने पेगिंग कर लिया था। और इसी वजह से, ठीक है, पहले तो हम पाउंड स्टर्लिंग पे थे, फिर हमने, ठीक है, ये फिक्स्ड जो हमारा एक्सचेंज करेंसी सिस्टम है, इस पर हमने शिफ्ट किया खुद को, फिक्स्ड करेंसी सिस्टम। ठीक। उसके बाद पूरी तरीके से 1975 में हमने डी लिंक कर दिया पाउंड स्टर्लिंग को। जो पाउंड स्टर्लिंग था पूरी तरीके से डी लिंक कर दिया। और 1992-93 में, ध्यान रखिएगा, इंडिया मूव्ड टू फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, या फिर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है। जहाँ पे कुछ फ्लोटिंग एक्सचेंज का मतलब ये होता है, अभी मैंने आपको बताया कि जहाँ पे मार्केट फोर्सेस कंट्रोल करती हैं कि कितना $1 में कितना रुपया होगा, वो सारा मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। ठीक है। और इसमें थोड़ी बहुत हल्की सी, आप ये समझ सकते हो कि थोड़ा उसमें उसने अपना मेथड का इस्तेमाल किया इंडिया ने, अगर हम बात करें तो। इसीलिए इसको ध्यान रखना, हम डुअल एक्सचेंज रेट भी बोल देते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या था, 1992-93 का ये वही टाइम है जब हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुआ। तो इसीलिए हमने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम को लेके आए और एक LERMS लेके आए। LERMS का मतलब होता है लिबरलाइज एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम। लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म सिस्टम। ठीक है। तो ये वही है, ये वही चीज़ है कि हम ये LERMS लेके आए। कब लेके आए, तो ध्यान रखिएगा, ये हम लेके आए लगभग मार्च 1992 में। ठीक है, मार्च 1992 में। इस LERMS में क्या था कि हम सिर्फ पेग्ड पे नहीं खेलेंगे, हम सिर्फ फिक्स नहीं करेंगे, फ्लोट करने देंगे और थोड़ा बहुत अपने हिसाब से उसको कंट्रोल करेंगे। दैट इज कॉल्ड एज डुअल एक्सचेंज रेट। ठीक है, डुअल एक्सचेंज रेट भी हम इसको बोल देते हैं। तो हमने फ्लोटिंग, मेनली तो फ्लोटिंग पे शिफ्ट कर लिया था 1992 के आसपास। ओके, ठीक है। अब आते हैं नीर और रीर क्या होते हैं, व्हाट आर नीर एंड रीर। ठीक है, तो पहले इनका फुल फॉर्म जान लो। नीर का फुल फॉर्म क्या होता है, रीर का। तो नीर का होता है नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ठीक है, इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। और रीर की बात करेंगे तो ये क्या होता है,
रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। ओके, ये है नीर और ये है रीर। नॉमिनल है और ये रियल है। क्या है? याद करो इन्फ्लेशन की कहानी को, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ पे हम एक सेट ऑफ बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ को लेते हैं, जैसे सीपीआई में हम लेते हैं किसको, फूड एंड एनर्जी हो गया, सर्विसेज हो गई, ये सब हम ले लेते हैं, प्राइमरी आर्टिकल्स वगैरह, ठीक है। उसी तरीके से डब्ल्यूपीआई होता है जिसमें कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, प्राइमरी आर्टिकल, ये सब लेते हैं। तो उससे हम क्या करते हैं कि इन्फ्लेशन चेक करते हैं, क्योंकि किसी एक चीज़ में तो इन्फ्लेशन हो सकता है बढ़ रहा हो, यानी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा हो का मतलब ये है कि उसके दाम बढ़ रहे हो, या किसी दूसरी चीज़ से घट रहे हो, किसी के बढ़ रहे हो, किसी के घट रहे हो। तो हम एक चीज़ से तो नहीं टेस्ट कर सकते ना कि वो इन्फ्लेशन है कि नहीं। वो तो फिर किस तरीके का इन्फ्लेशन हो जाएगा, जरा बताओ मुझे। जहाँ पर हम सिर्फ कुछ चीज़ों में अगर इन्फ्लेशन हो रहा है, बाकी सारी चीज़ें स्टेबल है, तो वैसे इन्फ्लेशन को हम क्या बोलते हैं? तो इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए हम एक बास्केट ऑफ कमोडिटीज़ लेते हैं। तो उसी तरीके से इन द सेम मैनर हमारी जो करेंसी है वो बाकी देशों की करेंसी में कितना ऊपर नीचे जा रही है, फ्लक्चुएट कर रही है। हो सकता है किसी के मुकाबले ऊपर जा रही हो। अब $1 में कहीं पे अगर हम देखें तो 70 रुपये, 90 रुपये हो जाते हैं। लेकिन कहीं किसी कंट्री की करेंसी के साथ तो ऐसा भी होगा ना कि $1 में वहाँ की 90 करेंसी आ रही होंगी। तो किसके साथ हम ऊपर नीचे कहाँ कैसा हम जा रहे हैं, तो वो टेस्ट करने के लिए हमने एक ही एक्सचेंज रेट लेके आया नीर, जहाँ पे हम क्या करते हैं, जितनी करेंसीज के साथ, मेनली हम इंपॉर्टेंट करेंसीज के साथ ट्रेड करते हैं। मान लो यहाँ पर हमने 5-6 करेंसीज ले ली, डॉलर ले लिया, पाउंड स्टर्लिंग ले लिया, ठीक है, चाइना का ले लिया करेंसी, जापान का, और उनके हिसाब से कितना हम उनके साथ ट्रेड करते हैं उनको वेट असाइन कर दिया कि हाँ इसके साथ हम यूएस में के साथ सबसे ज़्यादा हम ट्रेड करते हैं तो इसको सबसे ज़्यादा वेट असाइन कर दिया, फिर चाइना के साथ, फिर जापान के साथ, इस तरीके से। और उसके बेसिस पे फिर हमने एक्सचेंज रेट निकाल लिया। तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारा एक्सचेंज रेट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कैसा क्या हो रहा है। सिंपल, ठीक है। जैसे हम नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करते हैं और फिर नॉमिनल से जब रियल में जाते हैं तो क्या करते हैं, इन्फ्लेशन को हटा देते हैं। तो अगेन अगर हम इन्फ्लेशन को हटा दें इससे, यानी हमारी जो करेंसी है उससे अगर हम इन्फ्लेशन के इन्फ्लुएंस को हटा दें तो हमें रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट मिल जाता है। तो इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है क्या चीज़? हम अपनी करेंसी को देख रहे हैं कि बाकी कंपैरिजन में ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है, ठीक है, कुछ करेंसीज को सेलेक्ट करने के बाद, बास्केट ऑफ कमोडिटीज जैसे इन्फ्लेशन में लेते हैं, उसी तरीके से नीर आ जाता है। और अगर उससे इन्फ्लेशन हटा दें तो रीर आ गया, सिंपल, ठीक है। उसी को अगर हम हटा दें तो हमारा क्या आ जाएगा, रीर आ जाएगा। ओके, हाउ कैन कंट्री इंक्रीज द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी? मतलब क्या सोते होते रहते हो क्या, हैं? नहीं बोलोगे कि डाउट पूछते हैं तो गुस्साते हैं, गुस्साने वाली बात नहीं है। चीख चीख के उत्तर से बोल रहे हैं कि भाई डॉलर, अगर मान लो कि मुझे अपनी करेंसी की वैल्यू बढ़ानी है तो मैं इसको कम कर दूंगा। अब कम कैसे होती है, कैसे कम होती है? मॉनेटरी पॉलिसी, फिजिकल पॉलिसी पढ़ाए थे कि नहीं? कुछ पढ़ाए थे कि इंटरेस्ट रेट अगर मैं बढ़ा दूंगा तो मेरी डोमेस्टिक करेंसी जो है वो कम हो जाएगी, सिंपल। या मैं लोगों पर टैक्स बढ़ा दूं, फिजिकल पॉलिसी, यानी कि सिंपल कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी लेके आओ या कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी लेके आओ, इन नटशेल कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी लेके आओगे, घट जाएगी। या डॉलर फेंक के मार दे कौन, जो हमारी सेंट्रल बैंक है, तो हो जाएगा सिंपल। उल्टा करना है तो डॉविश या एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी या फिजिकल पॉलिसी लेके आओ, जिसके थ्रू क्या होगा, करेंसी इकोनॉमी में ज़्यादा बढ़ जाएगी अपनी करेंसी। जब बढ़ जाएगी अपनी करेंसी तो सिंपल डिप्रिशिएशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका वर्क करता है क्या, फिक्स एक्सचेंज रेट। सर फैटमैन में नहीं है, अच्छा तो लिख लीजिए, नहीं है तो नहीं है तो लिख लीजिए, और क्या बोलेंगे हम? या हम उसको लिखने आए, अब उसको भी हम बताइए तो लिख जाएं आके। अब आते हैं एक्सचेंज रेट मैकेनिज्म्स पे। क्या है ये विनिमय दर तंत्र? तो कुछ नहीं, एक्चुअल में हम कन्वर्टेबिलिटी की अब चर्चा करने वाले हैं, इसको भूल जाओ, पहले समझो कन्वर्टेबिलिटी क्या होती है। कन्वर्टेबिलिटी, कन्वर्टेबिलिटी का मतलब ये होता है कि हम मेरे पास मान लो मेरे पास 1,00,000 रुपए हैं, तो मुझे डॉलर चाहिए, तो कितनी आसानी से मेरा पैसा 1,00,000 रुपए डॉलर में कन्वर्ट हो जाएगा। वो जो डॉलर में कन्वर्ट हो रहा है उसको कन्वर्टेबिलिटी बोलते हैं,
ख़त्म। यही होती है कन्वर्टेबिलिटी। अगेन, मेरे पास पैसा है, इंडियन करेंसी है, 1 लाख 2 लाख जितना भी है, मुझे इसको डॉलर में कन्वर्ट करवाना है बिकॉज मुझे यूएस जाना है, वहाँ इन्वेस्ट करना है, तो मुझे चाहिए, तो उसको कन्वर्टेबिलिटी बोलते हैं। सिंपल चीज़ लग रही है, लेकिन पहले इसको बहुत रिस्ट्रिक्ट करके रखा गया था। 1973 में गवर्नमेंट एक एक्ट लेके आई थी, फेरा। फेरा एक्सचेंज स्टैंड्स फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973, फेरा। इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड विद द इंटेंट टू फैसिलिटेट एंड सिंप्लीफाई द फॉरेन एक्सचेंज सिस्टम इन इंडिया। इसे भारत में विदेशी मुद्रा प्रणाली को सुविधाजनक और सरल बनाने के इरादे से पेश किया गया था, लेकिन बिल्कुल भी सुविधाजनक या सरल नहीं था। ये बहुत ही ड्रैकोनियन काइंड ऑफ लॉ था। इसमें क्या था कि अगर आपने अपनी करेंसी को उसमें फॉरेक्स में कन्वर्ट करवाया, मतलब किसी दूसरी करेंसी में, इट इज़ अ क्राइम। इट इज़ अ क्राइम अनलेस अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट। इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे गवर्नमेंट ने कि भैया आपने अगर अपनी करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करवाया तो वो क्राइम है, जब तक कि हमसे अप्रूवल नहीं लोगे तब तक। और बहुत रिस्ट्रिक्शंस थे कि आप इतनी करेंसी को नहीं कन्वर्ट करवा सकते, उतनी को नहीं करवा सकते, थोड़ी कम को ही करवा सकते हैं। और अगर आपने बिना पूछे हमसे कन्वर्ट करवा लिया तो आपको जेल होगी, यानी कि इट वॉज अ क्रिमिनल ऑफेंस। ऐसा किस लिए कर रखा होगा गवर्नमेंट ने? क्योंकि गवर्नमेंट की खुद लगी पड़ी थी, उसके पास फॉरेन करेंसीज नहीं थी। क्योंकि अगर लोग ऐसे ही फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट कराते रहेंगे, फॉरेन करेंसी लेते रहेंगे, विदेश भेजते रहेंगे, विदेश लेके जाते रहेंगे, वहाँ इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो हमारे पास कहाँ से बचेगा कि हम इंपोर्ट कैसे करेंगे, फिर चीज़ों का आयात कैसे करेंगे? अगर हमारे पास फॉरेन करेंसी नहीं होगी तो गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगा रहे थे इस फेरा के थ्रू। फिर जब गवर्नमेंट को ये बात समझ में आई और फिर आपको पता है कि एलपीजी रिफॉर्म्स आए, तो उसके बाद 1999 में, ठीक है, पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, बिकॉज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हमारे 1991-92 के टाइम से आए थे, तो पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फिर हमने फेमा को लेके आए 1999 में। फेमा फोकसेज ऑन एनहेंसिंग इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स एंड एम्फसाइजेज द प्रमोशन ऑफ फॉरेन ट्रेड एंड पेमेंट्स। तो जो ड्रैकोनियन लॉ था इसको ईज आउट किया गया। क्रिमिनल जो ऑफेंस था अभी तक, उसको सिविल ऑफेंस की कैटेगरी में रखा गया कि भाई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, सिर्फ सिविल ऑफेंस है। और बहुत सारी अभी जो रिस्ट्रिक्शंस लगे थे उनको ईज कर दिया गया था फेमा के तहत, ठीक है। अब यहाँ पे कन्वर्टिबिलिटी की भी अगर मैं बात करूँ ना, तो 2 कंपोनेंट होते हैं कन्वर्टिबिलिटी में भी। कन्वर्टिबिलिटी के 2 कंपोनेंट क्या होते हैं? एक तो करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी और एक कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कैसे? तो हमें पता है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के 2 पार्ट होते हैं, करेंट और कैपिटल। तो अगर आप गुड और सर्विसेज के ट्रांजैक्शन के लिए अगर कन्वर्टिबिलिटी करवा रहे हैं तो दैट इज करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। और अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से कर रहे हैं तो कैपिटल अकाउंट पर कन्वर्टिबिलिटी। इंडिया में अब 100% करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है अकॉर्डिंग टू, ये कब हुआ था? अगस्त 1994 में। ईयर्स आजकल पूछे जा रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, अगस्त 1994 में। ओके, ठीक है। तो करंट पर्पस से फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है इंडिया में, फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। एज पर आर्टिकल नंबर 8 ऑफ IMF, ठीक है। जो IMF का आर्टिकल नंबर 8 है उसके तहत हमें फुल करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी रखनी है। और कैपिटल में अगर बात करेंगे तो अभी फुल नहीं है, लगभग 40-60 का रेशियो चलता है। लेकिन धीरे धीरे एक काइंड ऑफ एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था तारापोर कमेटी, और उसने बोला था कि फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी भी कर देनी चाहिए, लेकिन ऐसे तुरंत नहीं, ठीक है। पहले आपको देखना है थोड़ा बहुत कि कितना सही है कितना नहीं है। करना तो फुल है लेकिन एकदम से नहीं करना है, आराम आराम से करना है। तो तारापोर कमेटी एक तो 1997 में बनी थी और 2006 में। वो बनी किस लिए थी? इसीलिए बनी थी ये देखने के लिए कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी कितनी की जा सकती है। तो उसने ये बोला था कि बिल्कुल करी जा सकती है, लेकिन विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। थोड़े से रिस्ट्रिक्शन का मतलब ये है कि आप थोड़ा सा कुछ कंडीशन रखो, प्री कंडीशन उसके बाद। तो ये है आपकी कन्वर्टिबिलिटी का पूरा कॉन्सेप्ट। ओके, लॉरेंस का आप नहीं पढ़ेंगे बिकॉज ये इनइक्वालिटी से संबंधित है। कल जब हम पॉवर्टी वाला टॉपिक देखेंगे तब देखेंगे। और कुछ चीज़ें इक्का दुक्का जो हमारे टॉपिक छूट गए थे बीच में, लाइक मैंने पहले लेक्चर में आपको कुछ तो याद करो मैंने आपको छुड़वाया था, तो वो सारी चीज़ें हम कल खत्म करेंगे। परसों 5 ईयर प्लान एंड जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी है वो हो जाएंगी, और उसके बाद वी आर डन विद द इकोनॉमिक्स। और मैं आपको बता दूं, अभी रिसेंट में दिल्ली पुलिस का जो पेपर हुआ है उसका आंसर किया है। मैं पूरे इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, जो हम सब्जेक्ट चारों खत्म कर चुके हैं, उसकी क्लास लगाने वाला हूँ, ठीक है, जिसमें कि हम सारे क्वेश्चंस करेंगे। वो आपके लिए रिवीजन क्लास बोल लो या फिर टेस्ट क्लास बोल लो,
एज अ रिवीजन क्लास या टेस्ट क्लास के तौर पे होने वाली, जहाँ पे सारे क्वेश्चंस लगाएंगे जल्दी जल्दी। तो रिवाइज करके रखिए, उससे आपका पूरा रिवीजन भी हो जाएगा। ऑलराइट, सो अगर आपको बैच का एक्सेस चाहिए तो आप ले सकते हैं परमार अकेडमी ऐप से। फैक्टमैन में जो भी चीज़ें नई पढ़ाई हैं उनको एड ऑन करना है आपको, ठीक है। सेकेंड एडिशन को लेके बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं। सेकेंड एडिशन अभी ऐसा 1-2 दिन में तो नहीं आ रहा है, ठीक है। मैं लगभग आपको आप ये मान सकते हैं कि लगभग 10-12 दिन बाद ही बता पाऊँगा एग्जैक्टली कि भाई कब आएगा। लेकिन अभी विद इन अ मंथ तो अभी मैं प्रॉमिस आपसे नहीं कर सकता कि विद इन अ मंथ ऐसा कुछ होने वाला है, ठीक है। तो आप अनाउंस कर रहे हैं तो अनाउंस करते चलिए, ऑलराइट, ठीक है। अब आते हैं किस पे, क्वेश्चंस पे, ऑलराइट, ठीक है। और बाकी इंग्लिश का है एंड ये कॉम्बो है। चलिए अभी क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस 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 ये रहा। पहले एसएससी वाले कर लिए जाएं क्या? चलो पहले आसान आसान से करवाते हैं, नहीं तो तुम लोग फिर सर जो ऐप्स में बिल्कुल दीपक जी बिल्कुल इन्वॉल्व होती है। सर नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा होगा? अब हमारा साइंस और स्टैटिक बचा है तो मैं सोच रहा हूँ क्या, तो मेरा ऐसा सोचना है, मेरा ऐसा मानना है कि हम लोग साइंस ख़त्म कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। साइंस यानी कि बायोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। भागो क्वेश्चन सोचा। सर आज तबीयत ख़राब है फिर भी क्लास कर रहा हूँ क्योंकि फिर वीडियो प्राइवेट हो जाती है इसलिए। चलिए, सो विद विच द फॉलोइंग वॉज नॉट द ब्रिटेन वुड्स एसोसिएटेड? IMF ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस से बना था। वर्ल्ड बैंक विच इज़ इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट बना था। स्टैब्लिशमेंट ऑफ अ मॉनेटरी सिस्टम बेस्ड ऑन फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। इकोनॉमिक रिकवरी आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। तो ब्रिटेन वुड्स कॉन्फ्रेंस में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि कंट्रीज़ ने क्या कर दिया था, अपनी करेंसीज को पेग कर दिया था। पेगिंग का मतलब होता है फिक्स कर देना किसी के बेस पे। जैसे मैंने मान लो ये पेपर है, इसको कीली से ठोक दिया, तो मैंने इसको कीली से, जो कील है नेल से मैंने पेग कर दिया। तो उसी तरीके से तो हमने करेंसीज को, बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपनी करेंसीज को US डॉलर से पेग कर दिया था। उसको फिक्स्ड बोलते हैं, ना कि फ्लोटिंग बोलते हैं, ठीक है। तो गलत हो जाएगा। An Indian business person buys shares in a British car company. This transaction will be reflected in. तो एक भारतीय व्यापारी ब्रिटिश कार कंपनी में शेयर खरीदता है, यह लेन देन किस में प्रदर्शित होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड, बताइए। दोनों में से किसी में नहीं। बैलेंस ऑफ पेमेंट किस में है? देखो मैं शेयर खरीद रहा हूँ, किस में आएगा? करंट में आएगा कि कैपिटल में आएगा? बताओ जल्दी से। करंट में आएगा कि कैपिटल में आएगा? सर कैपिटल में आएगा। क्यों? मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ शेयर्स के फॉर्म में, FPI है, तो क्या होगा? बैलेंस ऑफ ट्रेड में आएगा। नो, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जो करंट अकाउंट होता है ना, करंट अकाउंट डेफिसिट, वो जो करंट अकाउंट होता है वो ट्रेड को दिखाता है। ट्रेड इन विजिबल्स एंड इनविजिबल्स। इनविजिबल मतलब गुड्स एंड इनविजिबल का मतलब है सर्विसेज। तो वो बैलेंस ऑफ ट्रेड को दिखाता है क्या? करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है? करंट और कैपिटल दोनों को मिला के बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। लेकिन करंट वाला होता है क्या? करंट होता है, उसी में ट्रेड आता है। कैपिटल में इन्वेस्टमेंट आती है। तो मैंने तो ट्रेड किया ही नहीं है, मैंने तो करंट अकाउंट को लेना देना नहीं है, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट में आएगा, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में नहीं आएगा ये, ठीक है। चलो करिए जरा ये सवाल को, सिविल सर्विस में पूछा गया है। आई नो थोड़ा सा टफ है लेकिन फिर भी। एन इंक्रीज इन नीर इंडिकेट्स एप्रिसिएशन ऑफ रुपी। An increase in the REER indicates an improvement in trade competitiveness. An increasing trend in domestic inflation relative to the inflation in other countries is likely to cause an increasing divergence between NEER and REER. बताइए क्या सही आंसर होगा? तो अगर नीर बढ़ रहा है तो क्या हमारी कंट्रीज, हमारी जो कंट्री है सर 3.5 आज के लिए 500 में कर दीजिए। अच्छा सचिन जी, ओके ठीक है। चलो, सो एन इंक्रीज इन द नीर indicates appreciation of rupee. Now this is true, ठीक है, ओके, दिस इज ट्रू। तो ये आपका सही है पहला वाला। एन इंक्रीज इन रीर इंडिकेट्स एन इंप्रूवमेंट इन ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस। अब खुद सोचो, अगर नीर बढ़ने का मतलब एप्रिसिएशन है, तो नीर और रीर कोई अलग चीज़ तो है नहीं, बस अंतर इतना है कि उसमें इन्फ्लेशन नहीं है, लेकिन है तो सेम चीज़ ही। तो नीर अगर बढ़ रहा है, एप्रिसिएशन हो रहा है, और अगर ये सही है, ठीक है। एप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव नहीं होंगे, एक्सपोर्टर्स को फायदा नहीं होगा, इंपोर्टर्स को होगा। तो एक्सपोर्ट्स कॉम्पिटिटिव नहीं बनेंगे। तो अगर नीर बढ़ने से एप्रिसिएशन हो रहा है तो रीर बढ़ने से भी एप्रिसिएशन होगा, तो उससे ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस कैसे आएगी? गलत।
खत्म। और अगर जितना ही ज़्यादा इन्फ्लेशन होगा उतना ही ज़्यादा नीर और रीर में अंतर बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि नीर में इन्फ्लेशन हटाने के बाद ही रीर आता है। तो अगर जितना ज़्यादा इन्फ्लेशन उतना ही ज़्यादा नीर और रीर के बीच में डिफरेंस आएगा। जैसे ये क्या है ना, ये एक्चुअल में एक्सचेंज रेट है, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा है ये क्या है? इन्फ्लेशन है। ठीक है, अब ये क्या है? नीर है। ये जो एक्स्ट्रा है क्या ना? इन्फ्लेशन है। तो इन्फ्लेशन जितना ज़्यादा होगा उतना ही, अगर आप देखोगे तो यहाँ से रियल निकालोगे तो इतना निकल के आएगा। ठीक है, लेकिन दिख कितना रहा? इतना दिख रहा है। तो इसके और इसके बीच में ज़्यादा डिफरेंस है, रादर देन अगर इसको मैं निकालूँ तो इसके और इसके बीच कम डिफरेंस है। ठीक है, देख सकते हो थोड़ा सा एग्जाम्पल्स के साथ। ओके, करो अगेन, थोड़े से बढ़िया क्वेश्चन है लेकिन करो। ओके, एक्सचेंज रेट्स state the value of one currency in terms of other currency. Which of the following statement with respect to the exchange rate of a currency is correct? तो एक्सचेंज रेट के हिसाब से यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही है? स्टेटमेंट्स आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट्स आर रेट्स इन विच द गवर्नमेंट्स इंटरफेयर बाय बाइंग और सेलिंग देयर करेंसीज। अस्थायी विनिमय दर ऐसी दर होती हैं जिसमें सरकारें अपनी मुद्रा को खरीद कर या बेचकर हस्तक्षेप करती हैं। नहीं, फ्लोटिंग का मतलब है अपने आप हो रही हैं चीज़ें मार्केट के हिसाब से। फिक्स्ड या पेक्ड में होता है कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से सेट करती हैं। ठीक है, तो फिक्स एक्सचेंज रेट्स आर रेट सेट बाय गवर्नमेंट डिसीजंस एंड मेंटेन बाय गवर्नमेंट एक्शन। सिंपल। ठीक है, अंडर द ब्रेटन वुड्स सिस्टम द एक्सचेंज रेट्स आर फ्लोटेड इन टर्म्स ऑफ राइज और फॉल इन प्राइस ऑफ गोल्ड। नो, दे आर फिक्स्ड। दे वर फिक्स्ड। ठीक है, दे वर फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ यूएस डॉलर एंड यूएस डॉलर वाज इन टर्न फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। ठीक है, तो वो गोल्ड के उसमें था। ओके, तो फ्लोटेड नहीं था, फिक्स्ड था, इस वजह से गलत है, या पेग्ड था। क्या सर इसकी ऐसे गलत है, गोल्ड कैसे? नहीं, क्योंकि यूएस डॉलर के टर्म से पेग्ड था, लेकिन यूएस डॉलर अपने आप में गोल्ड के टर्म्स में पेग्ड था। ठीक है, फिक्स्ड था, तो गोल्ड के टर्म्स में फिक्स था हम बोल सकते हैं, लेकिन वो फिक्स था, फ्लोटेड नहीं था। ठीक है, चलो अब जो क्लासिकल गोल्ड स्टैंडर्ड है वहाँ पर आर फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ प्राइस ऑफ डॉलर, ऐसा नहीं है, बिकॉज अब सबने फ्लोटिंग कर दिया है। ठीक है, मोस्टली ने। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी कंसिडर्ड एज एफडीआई? एफडीआई क्या होगा? अ फॉरेन कंपनी बाइंग शेयर्स इन स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, अ फॉरेन कंट्री पेंशन फंड इन्वेस्टिंग इन इंडियन स्टॉक मार्केट, अ फॉरेन मर्चेंट बैंकर बाइंग शेयर्स फ्रॉम इंडियन स्टॉक मार्केट, अ फॉरेन एंटिटी सेटिंग अप एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इंडिया। बताइए कौन सा लॉन्ग नेचर का है, लॉन्ग टर्म नेचर का है, जिसको आसानी से छोड़ के कोई नहीं जा सकता है? कौन सा होगा? सर इंडिया डिवैल्यूएशन क्यों नहीं करता डॉलर को कम करने के लिए और पीस को स्ट्रांग करने के लिए, और क्वेश्चन पूछने पर टाइम आउट क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि फालतू के क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपने ये सवाल पूछा है तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, या तो आपने स्पैम किया होगा तब एडमिन जी ने आपको ऐसा किया होगा। ठीक है, जैसे आपने क्वेश्चन पूछा है तो अच्छा है कि इंडिया डिवैल्यूएशन क्यों नहीं करता है डॉलर को कम करने के लिए। क्योंकि बाकी जो कंट्रीज़ हैं, जैसे आपने क्या किया, आप बोल रहे हो कि डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन से क्या होता है? चाइना करता है डिवैल्यूएशन, जहाँ पे वो अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या करता है? इस चीज़ को करता है कि बीच बीच में डिवैल्यू करने लगता है। तो जो यूएस है वो धमकी देता है कि भाई हम भी डिवैल्यू कर देंगे, सिंपल। तो कंट्रीज़ को इन चीज़ों का भी ध्यान रखना होता है, सिर्फ एक ही कॉम्पोनेंट नहीं होता है कि डिवैल्यूएशन क्यों नहीं कर देता है। और फिर आप देखो ना कि $1 में अभी 90 रुपीज़, 90 से ऊपर जा रहे हैं हम, और डिवैल्यू करेंगे तो और 100 का मार्क ऊपर क्रॉस करेंगे, तो उससे हमारे इंपोर्ट भी तो महंगे होंगे। भाई डिवैल्यूएशन उस कंट्री के लिए फेवरेबल होता है जिस कंट्री के एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो। अब मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ ज़्यादा, मैं उसको डिवैल्यू कर रहा हूँ, मेरा एक्सपोर्ट कुछ है नहीं, मेरी तो लंका लग जाएगी ऐसे तो। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे किसी चीज़ को पहले इंपोर्ट करना था, होता था $1 की चीज़ को, तो मुझे पहले 90 रुपये देने पड़ते थे। अब मान लो अब मुझे क्या करने पड़ रहे हैं, अब मुझे उसी $1 के लिए 100 रुपये देने पड़ रहे हैं, तो मेरी तो लंका लग रही ना उस हिसाब से। तो अब फॉरेन कंपनी बाइंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द इफेक्ट्स ऑफ द डीवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन ऑफ अ करेंसी? क्या होगा? डीवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन से क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा? बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, करिए। इट लीड्स टू इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स एंड डिक्रीज इन एक्सपोर्ट। डेप्रिसिएशन हो रहा है तो इंक्रीज इन इम्पोर्ट नहीं भाई, एक्सपोर्ट में इंक्रीज होगा। तो पहला गलत, पहला गलत, खत्म। 3 अपने आप सही हो गया, लो 2 को चेक करना। इट लीड्स टू इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, यस, खत्म। आपको किससे खेलना है? एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन से खेलना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट? मोस्ट ऑफ इंडियाज रिजर्व्स इज हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी। देयर इज नो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी एज रिजर्व्स बाय अ नेशन। ये भी मैं कोई टफ क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, ठीक है, टफ नहीं है। अब कोई कॉस्ट है ही नहीं होल्ड, भाई कैसे नहीं है,
ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ अलग तरीके से। देयर इज नो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग रिजर्व्स विद आरबीआई, बैंक के लिए कोई कॉस्ट नहीं। अरे बिल्कुल है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्यों नहीं है? वो पैसा अगर बैंक के पास होता तो बैंक उसको लोन में उठाता, मनी मल्टीप्लाई होती, बैंक को फायदा होता। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हर चीज़ में इन्वॉल्व है। आप पढ़ रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ, हम कुछ और भी कर सकते थे जो नहीं कर पा रहे हैं, वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है उसकी। ठीक है, तो कोई कॉस्ट कैसे हो नहीं सकती? तो एक्सट्रीम कीवर्ड है नो कॉस्ट। देयर इज नो कॉस्ट ऑफ होल्डिंग फॉरेन करेंसी, एक्सट्रीम कीवर्ड है। तो दूसरा नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, दोनों गए ही है। मोस्ट ऑफ इंडियाज रिजर्व्स इज हेल्ड इन फॉरेन करेंसी, खत्म। Which of the following is not included in the capital account of balance of payment of a country? कैपिटल अकाउंट में क्या नहीं है? एफडीआई नहीं है, कमर्शियल बोरिंग नहीं है, इनविजिबल्स नहीं है, या फिर एक्सटर्नल असिस्टेंस नहीं है। नॉट इंक्लूडेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री। एफडीआई बिल्कुल है, कमर्शियल बोरिंग बिल्कुल है, एक्सटर्नल असिस्टेंस है। ट्रेड इन विजिबल्स एंड इनविजिबल्स वो करेंट अकाउंट में जाता है। करिए जरा, वॉस्त्रो नॉस्त्रो, वैसे इसको आप स्किप करो पहले, ठीक है, कर तो लोगे, लेकिन इंश्योरेंस डेंसिटी मैंने नहीं पढ़ा अभी। चलो पहले कुछ एसएससी क्वेश्चंस करते हैं, फिर आते हैं, ठीक है। करिए जरा, सीपीओ 2025 में सवाल पूछा गया ये। A surplus on the current account indicates that a country is lending to the rest of the world. बिल्कुल भाई, करेंट अकाउंट डेफिसिट कब हो रहा था? जब हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे थे, एक्सपोर्ट कम कर रहे थे। सरप्लस कब होगा? जब हम एक्सपोर्ट ज़्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे। अ करेंट अकाउंट इज सेड टू बी इन बैलेंस व्हेन पेमेंट एक्सीड्स द रिसीट्स। करेंट अकाउंट इज सेड टू बी इन बैलेंस, बैलेंस में होगा जब पेमेंट बढ़ जाएंगी देन द रिसीट। ऐसा नहीं है, बैलेंस में चीज़ें तब होती हैं जब दोनों चीज़ें इक्वल होती हैं, ठीक है। सरप्लस जब होता है जब हम ज़्यादा ले रहे हैं, दे, है ना, सिंपल सी बात है, हमें मिल ज़्यादा रहा है, हम दे कम रहे हैं, सरप्लस। हम दे ज़्यादा रहे हैं, मिल कम रहा है, डेफिसिट। ऑप्शन नंबर ए। विच ग्लोबल बॉडी प्रमोट्स लिबरल इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? कौन है? आईएमएफ है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की अगर बात करेंगे तो यूएनडीपी डेवलपमेंट, डेवलपमेंट से एसोसिएटेड है, यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम। डब्ल्यूएचओ हेल्थ से रिलेटेड है, ठीक है। ये एजुकेशन से, सिंपल एलिमिनेशन से। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ गोल ऑफ 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स? निम्नलिखित में से कौन सा 1991 के आर्थिक सुधारों का लक्ष्य नहीं था? टू प्रमोट इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस, एक्सपैंड पब्लिक सेक्टर कंट्रोल, बूस्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, या अचीव फिस्कल डिसिप्लिन। नॉट अ गोल ऑफ 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का गोल नहीं था। प्रमोट इंडस्ट्रियल कॉम्पिटिटिवनेस, यस, ठीक। एक्सपैंड पब्लिक सेक्टर कंट्रोल, नहीं। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में तो हमने पब्लिक सेक्टर का जो कंट्रोल है, अगेन मैं इकोनॉमिक की जब पॉलिसी कल नहीं सॉरी परसों जब 5 ईयर प्लान पढ़ेंगे तो वहाँ पर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। हम डिफरेंट जो हमारी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं उनको देखेंगे तो वहाँ देखेंगे किस तरीके से पब्लिक सेक्टर कंट्रोल, यानी गवर्नमेंट सेक्टर कंट्रोल बहुत ज़्यादा था। धीरे धीरे हमने ईज आउट करना शुरू किया, जहाँ पर हमने प्राइवेट सेक्टर्स को बुलाया। अभी तो पढ़ाया मैंने LPG, उसमें P क्या था? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब है पब्लिक सेक्टर, मतलब गवर्नमेंट जा रही है, प्राइवेट आ रही है। तो पब्लिक सेक्टर का कंट्रोल एक्सपैंड नहीं हुआ, कम हुआ। इन इंडिया हु वॉज द इनिशियल हेड ऑफ द फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड? तो भारत में विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का प्रारंभिक प्रमुख कौन था? प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू पीएम, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। तो इट वॉज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द पीएम। द रुपी वॉज मेड कन्वर्टेबल ऑन द करेंट अकाउंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट इन। तो फुल करेंट अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी कब आई? अभी लिखवाया था अगस्त 1994 में। In a dual exchange rate system called as liberalized exchange rate system LERMS was introduced in India. कब इंट्रोड्यूस हुआ था? अभी लिखवाया था मार्च 1992 में। एक्चुअल में ये 1992-93 का जो बजट था वहाँ पे अनाउंस हुआ था LERMS, लेकिन इंट्रोड्यूस मार्च 1992 में, अगर एग्जैक्टली स्पेसिफिक डेट पूछेगा आपसे तो। ऑलराइट, नाउ इन विच in the context of reform policy introduced in and after 1991, the investment limit in foreign banks was raised to around this as part of financial sector reforms. So it was raised to 74%. ठीक है, all right. Investment limit in foreign banks 74%. अगला है, in India met with an economic crisis in 1991 relating to dash. तो क्या हो गया था 1991 में? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई थी, हमारे पास इतना नहीं था कि एक्सटर्नल डेट यानी लोन जो हमने लिया है उसको भी भर सकें, ठीक है। तो दैट इज टर्म्ड एज एक्सटर्नल डेट क्राइसिस। द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ऑफ इंडिया ड्रॉप टू लेवल्स दैट वर डैश ड्यूरिंग 1991 रिफॉर्म्स। हमारे पास
फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स नहीं थे कि हम इवन अ फोर्टनाइट यानी 2 हफ्ते का भी हमारे पास रिजर्व नहीं बाकी था. व्हाट इमीडिएट मेजर was taken in 1991 to resolve the balance of payment crisis in India. भारत में भुगतान संतुलन की समस्या को हल करने के लिए 1991 में क्या तत्काल उपाय लिया गया था? 1991 बताइए. भारत में भुगतान संतुलन की समस्या को हल करने के लिए इंक्रीजेज रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट. रिस्ट्रिक्शंस नहीं भाई, 1991 के बाद जो रिफॉर्म लाए थे ना, तो हर चीज़ को आसान कर दिया था. हर चीज़ को जो रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे उनको ख़त्म कर दिया था. ओके, डिवैल्यूएशन ऑफ द रुपी अगेंस्ट फॉरेन करेंसी, रिवैल्यूएशन, रिड्यूस फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम. नो, 1991 के बाद तो याद करो LERMS, फ्लोटिंग के अंदर भी थोड़ा कंट्रोल, टर्म्ड एज डुअल एक्सचेंज सिस्टम. तो ये फिक्स तो होगा नहीं. पैक्ड तो हमने किया था IMF के बाद, जब IMF बना था उस टाइम पे. सिंपल क्या किया था? डिवैल्यूएशन. क्यों किया था डिवैल्यूएशन? इसलिए किया था सो दैट कि हमारा एक्सपोर्ट थोड़ा सा बढ़ सके, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव हो सके, एक्सपोर्ट को फैसिलिटेट करने के लिए. क्योंकि एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो क्या होगा? फॉरेन करेंसी आएगी. एज सिंपल एज दैट. In the late 90s, the government of India approached an international bank for reconstruction and development to tackle with the economic crisis. That bank is also known as. तो IBRD को क्या बोलते हैं? IBRD को बोलते हैं वर्ल्ड बैंक. What was the primary cause of India's 1991 economic crisis? भारत में 1991 के आर्थिक संकट का मुख्य कारण क्या था? A major natural disaster, the government inability to repay foreign borrowings, the state government inefficiency to not contribute to the national economy, high level of illegal migration from Pakistan and Bangladesh. No, B, external debt. We were not able to pay the foreign borrowings or foreign debt. In the context of economy, if dash is subtracted from gross value added to get the net value added, how do we get net from gross? By subtracting the depreciation. Option number A. Why is the low level of foreign exchange reserves a critical problem for India? विदेशी मुद्रा भंडार का निम्न स्तर भारत के लिए एक गंभीर समस्या क्यों है? क्रिटिकल प्रॉब्लम क्यों है? लो लेवल क्यों? क्योंकि हम इंपोर्ट को फैसिलिटेट नहीं कर पाएंगे, अपने एक्सटर्नल डेट को नहीं भर पाएंगे. इट मीन्स इंडिया इज अ लिक्रेटिव प्लेस. नो. इट मीन्स इंडिया कुडंट प्रिंट मनी फॉर फ्यूचर. इसमें प्रिंटिंग मनी का कहाँ से लेना देना आ गया? इट मीन्स फॉरेन सिटीजन्स कुडंट ट्रैवल अब्रॉड. इसमें ये सब कहाँ से आ गया? इट मीन्स इंडिया कुड बेयरली अफोर्ड टू पे फॉर एसेंशियल इंपोर्ट्स फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम. ऑप्शन नंबर डी. Which of the following was the aim of the liberalization under the new economic policy 1991 of India? भारत की नई आर्थिक नीति 1991 के तहत उदारीकरण का उद्देश्य निम्नलिखित में से क्या था? Liberalization, to put embargo on enemy countries trade, no. To increase restrictions on economic activities, no. Restrictions नहीं थे भाई. restrictions जो लगे हुए थे अभी तक 1990 तक, उनको हटाने का काम किया था हमने. To open various sectors of the economy, yes. अर्थव्यवस्था के लिए विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करना था मेन. Which is not included in India's कैपिटल अकाउंट. इनमें से भारत के पूंजी खाते में कौन सा शामिल नहीं है? पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, रेमिटेंसेज फ्रॉम अब्रॉड, FDI या फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स. नॉट इंक्लूडेड इन इंडियाज कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट में क्या नहीं है सर? रेमिटेंसेज करंट अकाउंट में है. सिंपल. 36 पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. क्लास की शुरुआत में ही बताया था पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट क्या है. जब लोगों को ऐसा लगता है कि उनके रिटर्न्स, उनके इन्वेस्टमेंट के लिए उनको उतने ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलेंगे बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स बहुत लो हैं, तो वो क्या करते हैं? वो सेव करते हैं. ठीक है. और वो सेविंग, रिसेशन जो चल रहा है, वो सेविंग्स उस रिसेशन को और डीपेन कर देती हैं, बढ़ा देती हैं. दैट इज टर्म्ड एज पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट. 37. What is the term used when the economy experiences a negative growth for 2 consecutive quarters? तो जो लगातार, ठीक है, 2 तिमाहियों तक नकारात्मक वृद्धि का अनुभव करती है, तो उसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज recession. And a recession for a long period of time is called as depression. Stagflation क्या होता है? Stagflation is made with the 2 terms, stagnant यानी मंदी हो गई है, and inflation मुद्रास्फीति भी है. तो वहाँ पे इकोनॉमी भी स्टैगनेंट यानी शांत पड़ी हुई है और मुद्रास्फीति भी है. टर्म्ड एज स्टैगफ्लेशन. ऐसी सिचुएशन में क्या होता है? हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट होता है एंड हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है. फिलिप्स कर्व फेल हो जाता है. फिलिप्स कर्व क्या बोलता है कि जब हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन होता है तो देर इज अ लो लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. बट यहाँ पर क्या होता है? दोनों ही हाई होते हैं. द टर्म डी लाइसेंसिंग इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू विच पॉलिसी? डी लाइसेंसिंग शब्द किस नीति के सबसे अधिक निकटता से संबंधित है? लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन या नेशनलाइजेशन? डी लाइसेंसिंग. तो लाइसेंस हटा रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं? लाइसेंस हटा रहे हैं तो लिबरलाइज कर रहे हैं. लिबरलाइजेशन. ऑप्शन नंबर. नेशनलाइजेशन क्या है? राष्ट्रीयकरण का मतलब ये होता है जहाँ पे गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ा रही है. जैसे कि RBI को कब नेशनलाइज किया गया था, जरा बताइए. RBI वॉज नेशनलाइज इन विच ईयर? 1949.
बैंकों का हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ 2 फेजेस में। पहला वाला फेज कब था? 1969, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। फिर उसके बाद कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? 6 बैंकों का। कब? 1980 में। ठीक है, एक तो 1969 में इंदिरा गांधी के टाइम पे, फिर 1980 के टाइम पे चौधरी चरण सिंह के टाइम पे। ठीक है, पहले 16 बैंक्स और फिर 14 बैंक्स और उसके बाद फिर 6 बैंक्स का नेशनलाइजेशन हुआ। मतलब गवर्नमेंट ने पूरी तरीके से 100% ऑफ इट्स शेयर होल्डिंग उसकी ले ली। दैट इज कॉल्ड एज नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण। ठीक है, क्लियर है? इस पे अभी MTS में सवाल भी बन चुका है। ठीक है, जो अभी चल रहा है पहले दिन ही। चलो अगला है व्हाट इज, अभी नहीं करना है वैसे तो इनइक्वालिटी होगा। ठीक है, लेकिन अभी हमने पढ़ा नहीं है, कल देखेंगे। व्हाट वाज द एम्फेसिस ऑफ फिस्कल रिफॉर्म अंडर 1991 प्रोग्राम? तो 1991 के कार्यक्रम के अंतर्गत राजकोषीय सुधार पर क्या जोर दिया गया था, ये आपसे पूछा है, बताइए। नेशनलाइजिंग इंडस्ट्रीज टू इंक्रीज रेवेन्यू, इंक्रीजिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर टू स्टिमुलेट डिमांड, रिड्यूसिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट डिपेंडेंस, या फिर रिड्यूसिंग सब्सिडीज, रैशनलाइजिंग एक्सपेंडिचर एंड इंप्रूविंग टैक्स एफिशिएंसी। What was the emphasis of fiscal reform under 1991 program? Nationalizing industries to increase the revenue. Fiscal reform क्या हुआ था? Nationalization हुआ था। Increasing government expenditure to stimulate demand, reducing foreign investment, reducing subsidies, nationalizing expenditure and improving the tax efficiency. ठीक है, तो फिजिकल रिफॉर्म्स की बात हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। और मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि जो ऑप्शन ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ कि एक्सप्लेनेटरी होता है, जहाँ पे ज़्यादा काइंड ऑफ उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा हो, लंबाडी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, वो जनरली सही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे अगर आप चारों में से कंपेयर करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर डी नज़र आएगा जो ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी है। ठीक है, 41 विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज रिकमेंडेड लिबरलाइजेशन ऑफ FDI इन इंडिया पोस्ट 1991? विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज़, तो किसने लिबरलाइजेशन को रिकमेंड किया था FDI का? तो ये थी आपकी नरसिम्हम कमेटी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसने क्या बोला था कि लिबरलाइज करने की ज़रूरत है FDI को इन इंडिया, रंगराजन कमेटी। इन 1991 इंडिया फेस एन इकोनॉमिक क्राइसिस प्राइमरली ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इश्यूज? तो क्या हो गया था 1991 में? तो हो गया था क्या, बताइए। इनएबिलिटी टू रीपे द एक्सटर्नल डेट एंड डिप्लीशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। तो जिसकी वजह से क्या हुआ था, धीरे धीरे हमारे रिजर्व्स खत्म हो गए थे। विच एक्ट रिप्लेस्ड फेरा इन 1999 टू फैसिलिटेट द एक्सटर्नल ट्रेड एंड पेमेंट्स? तो बाह्य व्यापार यानी बाहरी व्यापार और भुगतान को सुविधाजनक बनाने के लिए 1999 में FERA दैट इज फेरा का स्थान किस अधिनियम ने लिया? MRTP एक्ट? नो, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, पर्सनली क्लास में। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया? नो, फेमा। ठीक है, 1999 में, जिसने क्रिमिनल ऑफेंस को सिविल ऑफेंस बनाया और बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगे तो उसको ईज आउट किया। यस, 11 हो चुका है बिल्कुल। Which of the following was removed by the reform policies introduced after 1991 in India? भारत में 1991 के बाद शुरू की गई सुधार नीतियों में से इनमें से किसको हटा दिया गया था? कंट्रोल ओवर ऑल प्राइसेस इन द मार्केट, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग फॉर मोस्ट सेक्टर्स, रिस्ट्रिक्शंस, ये पूछा है रिमूव किसको कर दिया गया था? तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन फॉरेन ओनरशिप इन प्राइवेट फर्म्स, गवर्नमेंट रेगुलेशन ऑफ स्मॉल, ठीक है, इंडस्ट्रियल जो लाइसेंसिंग है उसको ख़त्म कर दिया गया था मोस्टली। तो ठीक है, बिल्कुल 11 हो चुका है। आर्टिकल नंबर 44 में क्या लिखा हुआ था, जल्दी से। अ मेजर क्रिटिसिज्म ऑफ द 1991 रिफॉर्म्स इज दैट दे बेनिफिटेड विच सेक्टर द लीस्ट? सबसे कम बेनिफिट किसको किया? एग्रीकल्चर, सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग या फिर बैंकिंग? तो सबसे कम एग्रीकल्चर को बेनिफिट किया, सबसे ज़्यादा सर्विसेज को। व्हाट डज द टर्म ऑटोमेटिक रूट इम्प्लाई इन दी FDI? FDI में ऑटोमेटिक रूट का मतलब क्या है? जहाँ पर हमें गवर्नमेंट से अप्रूवल ना लेना पड़े, बिना गवर्नमेंट अप्रूवल के हम इन्वेस्ट कर सकें। विच, जैसे कि हमें पता है डिफेंस सेक्टर में 74% ऑटोमेटिक रूट के थ्रू है। विच इंडस्ट्री स्टेड अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर दी 1991 डीरेगुलेशन? 1991 में डीरेगुलेशन के बाद कौन सी इंडस्ट्री सरकारी कंट्रोल में रही? विच इंडस्ट्री स्टेड अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल आफ्टर द 1991 रेगुलेशंस? बताइए। रिटेल एंड टेक्सटाइल्स, एटॉमिक एनर्जी, तो ये आपकी होगी ऑप्शन नंबर बी, एटॉमिक एनर्जी एंड रेलवे ट्रांसपोर्ट। What does the current account of the balance of payments primarily record? भुगतान संतुलन का चालू खाता मुख्य रूप से क्या दर्ज करता है? What does current account of the balance of payment primarily record? FDI? No. External loans? No. ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आपका किस में आता है? कैपिटल अकाउंट में आता है सब। ठीक है, ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज, ऑप्शन नंबर सी, यस। ठीक है, What does the current account? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। ओके,
To get an emergency loan in 1991, India need to approach which government international organization? So it was IMF, International Monetary Fund. Why must an Indian buyer convert rupees to dollars when purchasing from the US? Rupees are not accepted in the US market. To calculate shipping cost, to use foreign exchange for import payment. Yes, option number C. ठीक है, आखिरी क्वेश्चन करिए, फिर उसके बाद आपके लिए होमवर्क है ये, ठीक है, क्वेश्चंस। तो डीवैल्यूएशन ऑफ द रुपी 1991 इम्प्रूव्ड एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस। डीवैल्यूएशन कर रहे हैं यानी कि क्या हो रहा है, एक्सपोर्ट फैसिलिटेट हो रहा है, यानी कि वो कॉम्पिटिटिव बन रहा है, तो हमारा ट्रेड या फिर एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव बनेगा अगर हम डीवैल्यू करेंगे तो। अ वीकर रुपी मेड इंडियन गुड्स चीपर इन ग्लोबल मार्केट्स। अ वीकर रुपी, ठीक है, अ वीकर रुपी मेड इंडियन गुड्स चीपर इन ग्लोबल मार्केट्स। अगर हमारा वीक रुपी होगा तो उससे क्या हमारे इंडियन गुड्स चीप हो जाएंगे मार्केट में? सोचिए जरा इस पे। वीक रुपी का मतलब क्या हुआ? वीक रुपी का मतलब हुआ हमारा रुपी बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, ठीक, बहुत ज़्यादा अवेलेबल है, और बहुत ज़्यादा अवेलेबल है मतलब हमने उसको क्या किया, डिप्रिशिएट कर दिया या डीवैल्यू कर दिया, तभी तो हुआ होगा। तो बिल्कुल सही है, ठीक है, इससे इंडियन गुड्स चीप हो जाएंगे, सस्ते मिलेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमने डीवैल्यू कर दिया या डिप्रिशिएट हो गया करेंसी तो एक्सपोर्ट ज़्यादा बढ़ेगा, जब ज़्यादा बढ़ेगा तो इंडियन गुड्स ज़्यादा मिलेंगे, चीप मिलेंगे, सस्ते मिलेंगे, ज़्यादा कॉम्पिटिटिव बनेंगे हमारे गुड्स, लोग ज़्यादा खरीदेंगे अगर सस्ते होंगे तो, ठीक है। सो बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। इन 1991 रुपी वॉज डिवैल्यूड इन 2 स्टेजेस, ठीक है। आफ्टर द क्यूमुलेटिव डिवैल्यूएशन वॉज अबाउट हाउ मच परसेंट? तो इट वॉज अबाउट हाउ मच परसेंट? 18, 28, 32, 36, 32% था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्यूमुलेटिव पहले फेज़ में 21% किया था और बाद में टोटल मिला के अगर हम बात करेंगे तो 32% हो जाएगा, ठीक है, ओके। पहले जो हुआ था वो 21 नहीं 22% हुआ था, फिर उसके बाद 10% और, तो 32% हो गया था। ऑलराइट, क्लियर है कि नहीं क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। 9 रुपीज़ ड्यूरिंग 2 स्टेजेस द क्यूमुलेटिव डिवैल्यूएशन वाज अबाउट, तो 22% था पहली स्टेज में और उसके बाद 10%, तो टोटल 32% मिला के आपका यहाँ पे टोटल डिवैल्यूएशन था, ओके। इन विच ईयर वॉज द रुपी वॉज मेड फुल? तारापुर कमेटी, स्ट्रेंथनिंग फाइनेंशियल सेक्टर, रिड्यूसिंग ग्रॉस इन्फ्लेशन, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। सर यहाँ तो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी लिखा ही नहीं कि, तो बेटा बेजल 3 का कैपिटल अकाउंट से कोई लेना देना है क्या? नहीं, ऐसी चीज़ें तुमको बतानी पड़ेंगी क्या? बैंक से लेना देना इसका, इन्फ्लेशन को लेना देना है कैपिटल अकाउंट का, ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट इसका तो बजट वजट से लेना देना है, कोई फाइनेंशियल सेक्टर, सिंपल, ठीक है। विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन इंडियाज कैपिटल अकाउंट, क्या नहीं। अब वही क्वेश्चन है बार बार, क्या है क्या नहीं है, क्या नहीं है क्या नहीं है, क्या है क्या क्यों है, देख रहे हो, सब फुल फॉर्म पूछ रहा है, कोई बात होती है? ये सब ये नहीं पढ़ाएं, यही मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम को छोड़ देना, जो मैंने पहले लेक्चर में छोड़ा था इसको कल पढ़ाऊंगा इसको, ठीक है, इसको भी छोड़ देना, ये सब कल देखेंगे। एमपीसी के जो भी क्वेश्चन दिखेंगे ना वो कल। विच पॉलिसी रिफॉर्म टारगेटेड इंप्रूविंग कॉम्पिटिटिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑफ बैंकिंग सिस्टम आफ्टर 1991, बताओ। तो 1991 के बाद बैंकिंग प्रणाली की प्रतिस्पर्धात्मकता और दक्षता में उद्देश्य, तो बैंकिंग से क्या एसोसिएटेड है? कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशियो, खत्म, बताया नहीं था CRAR, जो कि होता है क्या हमारा, क्या होता है? रिस्क वेटेड एसेट, मैंने आपको समझाया था, हाँ, CAR बताया था, CRAR पिछले लेक्चर में अगर आपको याद हो, बेजल नॉर्म्स में, बेजल 1, बेजल 2, बेजल 3, याद आया कुछ? और तो आप कर लेंगे, ठीक है। लाइसेंस राज, ठीक है, थोड़ा आप कर सकते हैं आज के लेक्चर के बेसिस पे भी, ना भी होगा तो कल मतलब परसों के लेक्चर में जब वो पढ़ाऊंगा तो हो जाएगा। व्हाट सिग्निफिकेंट इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट इमर्ज फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर आफ्टर 1991 टू इंट्रोड्यूस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लाने के लिए क्या हुआ? बोर्ड फॉर फाइनेंशियल सुपरविजन, ऑप्शन नंबर है। नाबार्ड का क्या लेना देना है इससे? The new economic policy of 1991 led to the more efficient and competitive markets in India. Privatization reduced government control and improved productivity in public enterprise. अब जो new economic policy है of 1991 led to more efficient and competitive market. Yes. Privatization reduced government control. Yes.
Which of the following is a structural reform under the 1991 policy? Devaluation of rupee, cut in subsidies, privatization of public sector units या फिर एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोजिशन। देखिए, कस्टम्स में कट किया गया था, एक्साइज ड्यूटी इंक्रीज करी गई थी, ये सब काम किया गया था। लेकिन स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की अगर बात करेगा तो प्राइवेटाइजेशन जो हुआ था ना, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म था। ध्यान रखना, जो आईएमएफ ने लोन दिया था इंडिया को, ऐसे नहीं दे दिया था, बहुत सारी कंडीशन लगाई थी। एक तो डिवैल्यू करना पड़ेगा, तभी हमें डिवैल्यू करना पड़ा, जैसे मैंने बताया 22% पहले फेज़ में करना पड़ा। फिर ड्रास्टिक कट करने पड़े कस्टम्स में, एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी पड़ी, जो गवर्नमेंट के खर्चे हैं सैलरी पेंशन सब्सिडी में, उनको कट करना है 10% से। ये सब आईएमएफ के क्या थे, स्टार मार्क यानी आईएमएफ के कंडीशंस थे वो। ठीक है, चलिए बाकी क्वेश्चंस आप खुद से करेंगे, एमपीसी वाला क्वेश्चन छोड़ना है आपको। ठीक है, देख सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं, आंसर शीट यहाँ पर पूरी आपको अवेलेबल है। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैंने करवाए हैं, लगभग 50 के आसपास सवाल, और बाकी के आपको ऐसा होमवर्क करना है। ओके, वही तो मैं आपने बताया नहीं, और क्या बता रहा हूँ मैं, या तो फिर सब कुछ लिखवा दूँ, क्यों? जब एग्ज़ाम में कोई चीज़ आ जाती है ना, तो सर आरबीआई ऑफिसर रन के लिए भी कुछ कर दो सर प्लीज़। अपलोडेड है श्रुति जी, आप चेक करें। ठीक है, जो नया कोर्स बना, आई थिंक आप करंट अफेयर्स की मैगजीन की बात करें, वो अपलोडेड है। ओके, लॉजन का क्या होता है बताएं, कल पढ़ाएंगे, तो आज ही पढ़ना है ना। भैया मैंने आईएमएफ की कंडीशन नहीं लिखवाई, लिखनी है तो लिख लो अपने, लिखो, चलो लिखो जरा उसको। ड्रास्टिक कस्टम्स रिडक्शन, ठीक है, इंक्रीज इन द एक्साइज ड्यूटी बाई 20%, कट इन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बाई 10%। लिखो एक्साइज ड्यूटी में को बढ़ाना है 20%। भाई तुमको याद करना है तो लिख लो आराम से, हमें क्या दिक्कत है। ठीक है, 20% से एक्साइज ड्यूटी बढ़ानी है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को 10% से कम करना है। ओके, एंड कस्टम्स को बढ़ाना है, एंड डीवैल्यूएशन करना है रुपये का। ओके, चलिए भाई, थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद, और मिलते हैं कल सेकेंड लास्ट लेक्चर ऑफ इकोनॉमिक्स के साथ, एंड उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे अपनी साइंस के साथ। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे। ठीक है, साइंस। ओके, ऑलराइट। डबल एंट्री बुक कीपिंग क्या होती है? डबल एंट्री का मतलब है क्रेडिट और डेबिट आप लिखते हो। क्रेडिट का मतलब कितना पैसा आया, कितना पैसा गया, आया गया, डबल। ठीक है, हॉट करेंसी हीटेड। हीटेड का मतलब ये है कि जहाँ पे एक करेंसी, ठीक है, मान लो डॉलर भाग रही है यहाँ से, ठीक है, तो उसकी वजह से जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है वो इनफ प्रेशर में डिप्रिसिएशन का है। ठीक है, वो डिप्रिशिएट हो रही है। हमारी जो करेंसी है वो भयंकर डिप्रिशिएट हो रही है, हीटेड करेंसी बोल देते हैं। हॉट मनी होती है एफपीआई, जो बहुत तेज़ी से भाग जाए। सर आज बहुत गुस्सिया रहे हैं आप। नहीं, गुस्सिया तो नहीं रहे, आज आपके सवाल ही ऐसे आप लोग कर रहे हो ना। टॉम द बिल्ला स्टैटिक पहले करवा दो। अच्छा बेटा बिल्ले, सर आपकी वजह से जीएस में इंटरेस्ट आ रहा है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू साक्षी जी। सर ल्यूका पिकॉली, यस, एवरी डेबिट हैज इट्स क्रेडिट, यस, दैट इज कॉल्ड एज डबल अकाउंटेंसी। चलो, देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हिंदी मीडियम के हैं, उनको प्रॉब्लम नहीं होती। कुछ स्टूडेंट को मैंने नोटिस किया है, बोलते रहते हैं कमेंट में, जैसे मैंने कुछ पूछा काफ़ी सारे स्टूडेंट से, तो उनको ऐसा प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, कि हिंदी मीडियम में मैं पता नहीं एडजस्ट कर लेते हैं, थोड़ा बहुत तो एडजस्ट आपने करना होगा, थोड़ा बहुत तो। ओके, चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। लंबाडी क्या है एक बार और प्लीज़? लंबाडी कुछ नहीं, लंबा ऑप्शन। लंबा ऑप्शंस के यहाँ पर मतलब ये है कि लंबा ऑप्शन वही होता है जो ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी होता है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेटरी होता है, बहुत सोफिस्टिकेटेड कीवर्ड्स का यूज़ करता है, तो वो अपने आप लंबा हो जाता है, तो उसी को हम लंबाडी बोलते हैं। ठीक है,
सर जल्दी ढूंढिए मैथ्स टीचर। अच्छा जल्दी ढूंढ लें, चलो। सर आपने ऐसा क्या किया है कि आप समाज में शक्ल नहीं दिखाते? पुलकित शेखर बेटे, एक बार की बात है, एक बार की बात है, ये तुम्हारे जैसा ही कोई लड़का आया था, ठीक है, तो उसने भी कुछ इसी तरीके का सवाल किया। तो उस दिन, उस टाइम मैं ऑफलाइन कोचिंग पढ़ाया करता था, साल 2020-21 की बात है। मेरे हाथों हिंसा हो गई और फिर उसी दिन मुझे कोचिंग वोचिंग बंद करके भागना पड़ा। तब से जो है मैं हो गया है कि मतलब मैं नहीं आ पा रहा हूँ सामने। तो हिंसा कुछ इतनी ज़बरदस्त थी कि उस बच्चे का आज तक कुछ पता चला नहीं, ठीक है। तो जब भी आप सवाल पूछें तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखें, क्योंकि भले आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं लेकिन कभी भी कहीं से भी अचानक से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलते हैं कल इकोनॉमिक्स के सेकंड लास्ट लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू। और बाकी जिसको बैच लेना है फॉर द रिकॉर्डिंग ऑफ द लेक्चर, नोट्स, क्विजेस, प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप, एवरीथिंग यू कैन एक्सेस। ऑलराइट।